हर एक फाउंडर का सपना होता है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो सपना सेम है या चेंज हो गया 18 साल में। जो हमारा मेन मोटिव था बिजनेस सेटअप करने का वाज टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू 1000 ब्लू कॉलर पीपल। आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएंगे, 50,000 मिल जाएंगे, राइट। आपको ट्रेड्समैन ट्रेनिंग कॉलेज आपको पता ही नहीं। आज जो जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट ये जो कर रहे हैं, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट इनको कभी आगे बढ़ने देगी? मेरे हिसाब से जितना कम रेगुलेशन हो बढ़िया है, बट आई ऑल्सो बिलीव इन रेगुलेशन वेयर मार्केट इज फेलिंग। यू सी फैंग ओनली Facebook, Apple, Netflix, Google. If you look at these guys, I don't find Facebook innovation that has impacted quality of life. Actually, it has taken away quality of life. क्योंकि अगर एम्प्लॉय की बात करते हैं तो उनकी जो सैलरी है वो अपन इन्फ्लेशन रेट से भी कम में इंक्रीज करते हैं, तो अपन तो उनको स्टैंड ऑफ लिविंग तो दे ही नहीं रहे। You don't get paid higher just because you're doing the same job. सर, वेलकम टू द फाउंडर्स ड्रीम। हर एक फाउंडर का सपना होता है। आपने भी 18 साल पहले कोई सपना देखा होगा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो सपना सेम है या चेंज हो गया 18 साल में। Firstly, Abhishek, thanks for inviting me here. And I'll jump into your question. और जो सपना देखा था, आपने बोला 18 साल पहले मेरे को सोचने दो वो सपना क्या था। एंड 18 साल में वही भूल जाते हैं और हम अपना सपना री इन्वेंट करते रहते हैं। तो आई थिंक सपना सेम रहा है, राइट। आई थिंक जो हमारा मेन मोटिव था बिजनेस सेटअप करने का, ललना और मेरा, ललना मेरी को फाउंडर है, और वाज टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू 1000 ब्लू कॉलर पीपल, राइट। क्योंकि हमने देखा काफ़ी वाइट कॉलर काफ़ी हो रहा है, आईटी इंडस्ट्री में भर भर के लोग आ रहे हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग और ब्लू कॉलर में जो एनीथिंग दैट इज़ नॉट अ कंप्यूटर ओरिएंटेड जॉब, वहाँ इतना ऑर्गेनाइजेशन इस स्पेस से नहीं हो रहा था जितना हम बाकी जगह देख रहे थे। तो हम सोच रहे थे कि क्या सेटअप करना है, या तो ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सेटअप करें या कुछ और करें, राइट। उन्होंने बोला बिजनेस ही करते हैं, बिकॉज उससे a good business which is profitable can give employment and ensure training and skill development, right? So वो हमारा जो मेन सपना था, I think वो चेंज नहीं हुआ है, right? To give 1000 people a great quality of life. Great quality of life हमने जो हमारे समझ में आता था हमने डिफाइन कर ली, जैसे कि 5 day work week। रिटेल में 5 day work week नहीं दिया जाता है, बट हमारे यहाँ 2 वर्क वीक है जो 5 डे होते हैं, 2 वर्क वीक है 6 डेज के होते हैं, right? तो आधा सपना हो गया पर आधा बाकी है। फ्री हेल्थ केयर फॉर सेल्फ एंड फैमिली, राइट। ये अगेन इट वाज देयर अप टू कोविड में प्रीमियम्स बहुत बढ़ गए थे, हेल्थ केयर मेडिकल प्रीमियम्स, तो वी हैड टू रिस्ट्रिक्ट इट फॉर सेल्फ एंड स्पाउस, राइट। और इन सम टाइम वील अगेन एक्सपेंड इट टू फैमिली, राइट। तो सबको फ्री हेल्थ केयर मिलनी चाहिए, शुड हैव अ गुड good fair working hours and loans and access to capital। मतलब जब भी आपको कोई इमरजेंसी लोन चाहिए, there's a no question ask policy that आपको मिल जाएगा, राइट। क्योंकि हमें काफ़ी बार लोन्स चाहिए होता है मेडिकल के अलावा, कुछ सडनली शादी हो गई या कुछ एक्सीडेंट हो गया किसी और का, राइट, या घर में कुछ खर्चा आ गया। सो वी वांटेड टू क्रिएट अ सिस्टम वेयर वी कुड प्रोवाइड दिस टू अ स्मॉल फैमिली, राइट। And to do this for 1000 people sapna tha, we are about 850 people now, so I think the number does not matter। आप चाहे 50 के लिए कर रहे हैं, आज अगर मुझे वापस सेट करना होता तो मैं नंबर हटा देता वहाँ से, and soon हम वो नंबर हटा देंगे, but just to create a place which can serve customers profitably while creating happy people, right। और इसलिए हमारा गोल था happy people happy customers, जिसमें people पहले आते हैं। Customers are important, but our goal was more people oriented, right? And customers were part of the equation, important part of the equation. पर ब्लू कॉलर ही क्यों चुना आपने? मतलब मेरा एक सवाल आएगा इसमें, थोड़ा हार्श सवाल हो सकता है, हाँ, बट आएगा। पर ब्लू कॉलर ही क्यों चुना आपने? यार कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट हुआ ऐसा, या आपने कुछ इंसिडेंट ऐसा देखा जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं यार मुझे यहाँ कुछ करना चाहिए? यार मैं कुछ 6-7 साल बाहर रहा,
मैंने एक चीज़ देखा कि डिग्निटी ऑफ लेबर बहुत हाई थी वहाँ। मतलब कि आप ये चलते फिरते आप आपका कॉन्वर्सेशन या कोई सिक्योरिटी गार्ड हो या कोई और हो या टैक्सी ड्राइवर हो, कि अच्छे कॉन्वर्सेशन होते थे जो हम इंडिया में ज़्यादातर नहीं देखते थे। ये इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा दिख रही थी मुझे, राइट। सेकेंडली, जो ब्लू कॉलर्स जो हम देखते हैं इज़ 99% ऑफ इंडिया लिटरली। अगर आप एम्प्लॉयमेंट देखो, एम्प्लॉयमेंट स्टैट्स देखो, राइट, इट्स ब्लू कॉलर, राइट। और ये देयर नीड्स टू बी some organization, some kind of standardization के मिनिमम यहाँ लेवल क्या है। और इसका एक तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे होती है कि मिनिमम वेजेस एंड बंच ऑफ दोज थिंग्स, लेकिन आई थॉट ये इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम जस्ट फॉर द गवर्नमेंट टू टैकल ऑन। आपको अगर ब्लू कॉलर को बढ़ाना है तो उनको ट्रेनिंग देनी है, वो ट्रेनिंग नहीं थी, इसलिए ब्लू कॉलर चुना। आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएंगे, आप 50,000 मिल जाएंगे, राइट। आपको ट्रेड्समैन ट्रेनिंग कॉलेज आपको पता ही नहीं, एक ज़माने में ITI बहुत फेमस होता था। राइट, हाँ मैंने भी सुना। आप बैंगलोर में आके पूछ लो ना किसी से, यहीं इसी आपके ऑफिस में ही पूछ लो कितने लोगों को ITI के बारे में पता है। नहीं पता है, IIT पता है, राइट। IIT के 95% लोग बाहर चले जाते हैं, ITI के 95% लोग यहीं रहते हैं, 5% लोग UAE जाते होंगे, राइट। और लेकिन ITI है नहीं यहाँ, जो है वो इतने अच्छे नहीं कर रहे हैं, राइट। दे आर नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स, नॉट चेंजिंग विद टाइम्स, राइट। सो हम वहाँ से आए थे कि ये बहुत एक सिंपल जॉब नहीं है, इट रिक्वायर्स स्किल डेवलपमेंट, ये एंड देयर इज़ नो एक्सेस, यू कांट गो टू अ कॉलेज। आप कहीं से भी पूछ लो कि कोई आपको मिल जाता है कि अभिषेक मैं क्या करूँ, मैं 10वीं पास हूँ, आप क्या बोलोगे उसे, इंजीनियरिंग कर ले, इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, यू कांट शो देम अ पाथ। सो वी सेड ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इसलिए हम पहले सोच रहे थे कि स्किल डेवलपमेंट स्कूल खोलेंगे, राइट। बट हाउ डू वी इंश्योर दैट दे गेट एम्प्लॉयड, राइट। एंड द बेस्ट वे टू मेक श्योर दे गेटिंग एम्प्लॉयड इज आप बिजनेस खोल लो, जहाँ यू आर ऑल्सो इंश्योरिंग कि अगर आपने अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी तो आपका बिजनेस भी ठप हो जाएगा। तो इसलिए ट्रेनिंग इज अ बिग कंपोनेंट ऑफ आवर बिजनेस तब से, राइट। सो ब्लू कॉलर इसलिए एम्फेसाइज किया क्योंकि आई थॉट दे आर अंडरसर्व्ड सेगमेंट इन इंडिया। एंड ये अजीब चीज़ है कि पैसों वालों के लिए बहुत ऑप्शन है, राइट। मतलब आपके पिताजी मैनेजर है तो आपके पास 50 ऑप्शन है, आपके पिताजी सिक्योरिटी गार्ड हैं, ऑप्शन ही नहीं है, राइट, अगर आपको आगे बढ़ना है तो। सो दैट्स द थिंकिंग। बट आपका क्या, मेरा टेक यहाँ पे है ऐसा कि ना, इस तरह मैंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से बात करी मैंने इस बारे में, और मतलब मैं भी कुछ करना चाहता था एक टाइम में, बट ठीक है मुझे भी कोई बहुत सारी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली लाइफ में। बट है ना, अगर अपन ब्लू कॉलर एम्प्लॉय की बात करते हैं तो उनकी जो सैलरी है वो अपन इन्फ्लेशन रेट से भी कम में इंक्रीज़ करते हैं, तो अपन तो उनको स्टैंड ऑफ लिविंग तो दे ही नहीं रहे। आज अगर कोई शॉप पे अगर कोई स्टोर मैनेजर बन रहा है 25,000 की सैलरी पे, तो आने वाले 4 साल में उसको 50,000, 60,000, 70,000 तो नहीं दे पाएंगे ना। तो हम तो एक तरह से उसके साथ इनजस्टिस भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस तो बढ़ रहा है। ये दूसरे फाउंडर्स का पर्सपेक्टिव है ऑल टुगेदर कलेक्टिवली कि ये है कि ब्लू कलर वालों को जॉब इसलिए नहीं देंगे कि हम उनके साथ वास्तव में इनजस्टिस करेंगे, क्योंकि बिजनेस बढ़ाना है। अगर हमने उनकी सैलरीज बढ़ा दी तो बिजनेस के जो मार्जिन है वो कम हो जाएंगे और हमारा धंधा बढ़ेगा नहीं। सॉरी, आपके एंटरप्रेन्योर ने बड़ा घटिया आर्गुमेंट दिया, क्योंकि और मैं भी काफ़ी घटिया आर्गुमेंट दूंगा। और मेरे जब आप मुझे बताइएगा, पॉइंट आउट कीजिएगा कि क्योंकि आर्गुमेंट कह रहा है कि जिनको एक्सेस नहीं है, ऑप्शंस नहीं है लाइफ में, उनको हम नहीं लेंगे क्योंकि हम उनके साथ हम उनको बहुत अच्छे ऑप्शन नहीं दे पाएंगे, राइट। उनको हम A से C तक ले जाएंगे, D तक ले जाएंगे, हम उनको Z तक नहीं ले जाएंगे। तो छोड़ो उन्हें, हम लोग जो X तक पहुंच गए उनको हम Z तक ले जाते हैं, राइट। ये आर्गुमेंट है मोटा मोटा, एंड आई थिंक द आर्गुमेंट इज कंसेप्चुअली रॉन्ग, ऑल्सो प्रैक्टिकली इट्स रॉन्ग। वी आर नॉट ट्राइंग टू से कि बस हम ब्लू कॉलर का उद्धार करेंगे, नहीं, वो संभालेंगे अपने आप को। सेइंग दिस स्पेस नीड सम मोर ऑर्गेनाइज्ड इनपुट्स, दे नीड ऑर्गेनाइज्ड इनपुट्स। आप स्टोर मैनेजर, हमारे स्टोर मैनेजर की सैलरी अगर स्टार्टिंग सैलरी 28,000 है, a store manager cannot grow beyond 50,000 with incentives, with everything. You don't get paid higher just because
you're doing the same job, right? You get paid higher because you're impacting many more things. आप ज़्यादा impact कर रहे हैं business पे, और वो ज़्यादा impact आप कैसे करेंगे? आपको या तो ट्रेनिंग मिल रही है, आपका वर्क इन्वायरमेंट ऐसा है, आपकी मेहनत, आपकी इंटेलिजेंस, राइट? तो मेरा ये मानना है कि मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ, और मैं अपने काफ़ी दोस्तों के साथ यही कहता हूँ कि मैं इसलिए बैठा हूँ मेयर में, और हमारे नीचे, आपके ऑफिस के नीचे जो दरबान है, सिक्योरिटी गार्ड है, उनमें क्या फ़र्क होगा? आप जरा मुझे बताइए। आपने कभी नोटिस किया होगा जो हम मेन गेट पे है सिक्योरिटी गार्ड है, उसमें और मेयर में क्या फ़र्क है? सर ऐसे फ़र्क तो मतलब डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता अनटिल आप दोनों को जानते नहीं हो। मतलब आगे से बाहरी पर्सपेक्टिव तो मेरे हिसाब से तो बाहरी पर्सपेक्टिव नहीं देखना चाहिए। हाँ। क्योंकि ना मैं आपको पूरा डीपली जानता हूँ, ना मैं उसको पूरा डीपली जानता हूँ। सिर्फ मैं जानता हूँ उसका काम गेट को ओपन करना बंद करना है। मैं आपको जानता हूँ आपका काम बिजनेस को बनाना है। तो अगर हम ऐसा कुछ पॉइंट निकाले जो बिना हमें जाने, खाली हमारा स्टेटस जान के अगर आपको फ़र्क निकालना हो, एटीट्यूड फ़र्क पड़ता है। Okay. एटीट्यूड देखा जा सकता है कि आप जिस तरह से कॉफ़ी लेके आए, मेरे को लगा यार क्या सर कूल है यार, खुद की कॉफ़ी खुद लेके आ रहे हैं। वही वो एक ऐसा रहेगा, नहीं यार सर आ रहे हैं, उसका एटीट्यूड थोड़ा डिफरेंट रहेगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है अगर सिर्फ लेमन लैंग्वेज की तरह बात करेंगे तो। इट्स अ गुड पॉइंट है, एटीट्यूड ले लीजिए, राइट? जो हम कहते हैं कि कभी कभार हम वी आर बॉर्न विद एटीट्यूड, राइट? उनका एटीट्यूड ऐसा क्यों है? क्यों झुके हैं वो? क्यों हमेशा सलाम दुआ करते हैं, राइट? और हम क्यों कॉन्फिडेंस से आते हैं, राइट? अगर आप थोड़ा और पीछे जाएं, कॉलेज जाएं, कॉलेज में फिर स्कूल जाएं, स्कूल में कहाँ पढ़ा, उससे पहले जाए जन्म कहाँ हुआ, क्या? एंड आई थिंक द मेन डिफरेंस इज that my father was a sales manager in Bombay when I was born. His father would have been mostly a manual labor in a small village somewhere, or a small farmer somewhere. So the only difference I believe that I am here is because I was born into a certain standard of living, right? मेरी तो 90% लाइफ बन गई। मतलब आप सोचो पूरा हिंदुस्तान में इतना ही एक लेयर है जो आज भी 10 लाख रुपए पर एनम से ज़्यादा कमाता है, राइट? और हम उस लेयर में पैदा हो गए। तो इसमें और उसमें हमारा कुछ योगदान नहीं था, ना एटीट्यूड ना कुछ। वी जस्ट हैड टू शो अप, राइट? आ गए भाई, और कुछ करना ही नहीं है, राइट? इट्स लाइक IIT में सफल हो गए, कहीं जाना ही नहीं है। सो दैट ऑलवेज रिमाइंड्स मी दैट इट्स अ, हम लोग ये जो झूठा है मैं कि हम मेहनत से आए, मेहनत तो चाहिए यार, अक्ल भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए। मेहनत तो सब करते हैं, वो बेचारा मुझसे ज़्यादा मेहनत करता है, राइट? और किया होगा लाइफ में। बट आई हैव दिस व्यू ऑन लाइफ दैट ये लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी इज़ वाई पीपल आर नॉट वेयर दे आर, राइट? इट्स नॉट लैक ऑफ विलिंगनेस टू वर्क। तभी आप बोल रहे हो कि इसमें लक और हार्डवर्क का कुछ कॉन्सेप्ट है क्या फिर? लक इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैदा हो गए मान लीजिए। हम तो आई थिंक लक इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बट यू कैन कंट्रोल इट। कंट्रोलेबल्स क्या हैं उसके बारे में सोचो। हार्ड वर्क, ओके, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, राइट? बोथ दीज आर कंट्रोलेबल्स। हार्ड यू कैन कीप वर्किंग, स्मार्ट यू कैन कीप गेटिंग बाय लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स। ये दोनों आपके हाथ में। लक आपके हाथ में नहीं है, बट द हार्डर यू वर्क द लकियर यू विल गेट। चांसेस बहुत मिलेंगे, राइट? आप जितने बिजनेस शुरू करोगे और चांसेस मिलेंगे किसी में सक्सीड होने का, जितने जॉब्स में और रिस्क लोगे इतने चांसेस मिलेंगे सक्सीड होने का, राइट? सो आई थिंक लक डज प्ले a role even in our lives, and it was, but we are already lucky. सही। आपने एक बात और बोली थोड़ी देर पहले कि आप बाहर भी रहे एंड इंडिया में भी रहे। हाँ। एक मेंटेलिटी बहुत अलग तरीके की दोनों जगह पे, वहाँ पे बहुत रेस्पेक्ट से बात करते हैं। हाँ। आज एक मैं वायरल पोस्ट देख रहा था किसी की, एक ड्राइवर ने लिखा कि प्लीज़ क्लोज द डोर साइलेंटली, दिस इज़ नॉट योर कार, दिस इज आई एम द ओनर ऑफ दिस कार, Yeah, डोंट शाउट ऑन मी, yeah. जस्ट आस्क रेस्पेक्टफुली। हाँ, तो उसने पोस्ट लिखा उसमें। तो ये इतना जो मेंटेलिटी शिफ्ट है हम लोगों का, वहाँ पे ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, yeah. या फिर किस वजह से है? वो हमको सिखाया ऐसा गया है। It's a very good question. और मैं बिफोर प्रेजिंग द वेस्ट ऑन दिस एरिया, मेरे को लगता है इसमें या एक और मैं लकी हो गया कि हमारे जो फादर थे, एंड बिकॉज ही वॉज एक्सपोज टू द वेस्ट, बिकॉज ही वॉज वर्किंग इन द मर्चेंट नेवी for 2-3 years, right?
राजस्थान में छोटे गांव से आए थे और ये उन्होंने अपनी इंटर्नशिप करी थी, डीजल मैकेनिक की इंटर्नशिप करी थी कहीं गांधीनगर में उस टाइम, यू नो आई एम टॉकिंग ऑफ 1950, 1949, 1955. He's 86 today. But and I think because he worked in a certain environment, right? By the time then he went to the merchant navy. जब तक हम बड़े हो गए थे, हमारा काम क्लियर था कि हम हालांकि साउथ बॉम्बे में रहते थे, एक अपार्टमेंट में जहाँ सबकी गाड़ियाँ होती थी उस टाइम, और गाड़ी धोने हमें भेजा जाता था नीचे, राइट? बाल्टी लेके गाड़ी धो के आओ. एंड थ्रू आउट पहली बार मुझे जाना पड़ा 7वीं में. आई रिमेंबर कि अच्छा 7वीं की छुट्टियाँ हो गई थी, क्या कर रहे हो भाई, नीचे गाड़ी धोया. जब मैं नीचे गाड़ी धोने जाता था, ये केवल बम्बई वाला और काफ़ी लोग जो जहाँ अपार्टमेंट में रहते हैं वो समझ सकते हैं कि हर जगह जो धोने वाले थे गाड़ी, वो किसी के नौकर थे, चाकर थे, बिल्डिंग में काम सफाई का काम करते थे. मैं ही वहाँ पहुँच गया ये लेके, तो पहले दिन ऑड लगा, आके रोया मैं. दूसरे दिन थोड़ा ऑड लगा, तीसरे दिन तो मालूम ही नहीं पड़ा, राइट? कम हो गया. आफ्टर दैट तो गाड़ी धोने में मज़ा आता था, बिकॉज आई यूज्ड टू लाइक टू ड्राइव द कार, राइट? अंदर बैठ के ऐसे करना, बिना इंजन, यू नो, खाली इंजन शुरू कर दिया, गाड़ी नहीं चलाते थे तब. एंड सो आई थिंक दैट वाज वन influence I had, big influence in my life has been this attitude from my dad, right? But your question बहुत valid है कि बाहर जब जाते हैं the equality and the respect for labor is very high, क्योंकि लोग अपने हाथ से बहुत काम करते हैं, right? घर में भी अपने हाथ से काम करते हैं, right? It's a very common thing. और इसलिए हम लेबर को लेबर नहीं देखते, right? कि घर में वही करना है, साफ़ सफाई, आपका कचरा उठा के खुद बाहर डालना है, राइट? कोई जमादार नहीं आते आपका कचरा लेने, राइट? जैसे कि यहाँ इतना कॉमन है. आई थिंक इसलिए हमारा एनवायरनमेंट ऐसा था. जब से आप बड़े हो जाते हो, आप गरीब घर से हो, लेकिन आप जब तक बड़े हो जाते हो इट्स क्लियर ये काम हम नहीं करते, राइट? गरीब से गरीब आदमी के पास एक काम होगा जो वो नहीं करेगा, राइट? तो हम जैसों का क्या है, हमारे पास तो 50 काम है जो हम छुएंगे नहीं, right? And ये attitude I found that was not there in the West, right? Very clear, right? The second attitude was that's why प्रिंटो में यूनिफॉर्म इज़ कंपलसरी. हम लोग सब यूनिफॉर्म पहनते हैं, मैं भी यूनिफॉर्म पहनता हूँ, क्योंकि आपको कपड़ों से नहीं मालूम करना होना चाहिए कि ये दुकान में CEO है या स्टोर मैनेजर है या कौन है, right? हम ये भी बड़ा करते हैं कि यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं कि अगर आप सीनियर लेवल पे हो, राइट? सो और कपड़ों से ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है. सो हर तरह का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन. सेकेंडली आई थिंक फॉर सम रीज़न आई थिंक हिस्टोरिकली हमारे पास काफ़ी क्लासेस, लेवल्स, कास्ट सिस्टम था जो एक तरह से अच्छा था, बट इट इज़ गॉन, इट इज़ बिकम नेगेटिव टुडे, राइट? और वो आज तक हमारे दिमाग में है, राइट? दैट सो मे बी दैट्स द रीज़न, बट आई डिड फाइंड दैट वेरी रिफ्रेशिंग. पहले थोड़ा अजीब लगा भाई, रास्ते पे कोई चलते हुए आपको बोलता था हेलो हाउ यू डूइंग, मैं तो उसको बताने लग जाता था भाई कल रात को लेट हो गया मैं काम करते करते सुबह. इट हैपेंड टू मी वंस. मैं बोला यार ऐसे ही पूछ रहा है वो. और लोगों को शॉपिंग सेंटर में आप थैंक यू बोल रहे हो, घर पे आके आपको खाना मिल रहा है, सब कुछ टेबल पे, सब कुछ, आप माँ को थैंक यू नहीं बोल रहे, राइट? सो ऑल दी स्मॉल थिंग्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इम्पैक्टेड यू एंड यू चेंज. पेरेंट्स की ज़्यादा गलती लगती मेरे को इसमें, कि क्योंकि अभी तो इंडिया में तो क्या नया पैसा ज़्यादा आ रहा है अभी. अभी हमारे देश को आज़ाद हुए 77 ईयर में है, तो वो नया जो पैसा बन रहा है ना लोगों के पास, तो वो अपने बच्चों को काम नहीं करने दे रहे हैं. तो ये जो यंग जनरेशन जो और आ रही है ना, उनकी मेंटेलिटी की वजह से वो डिसरेस्पेक्टफुल ज़्यादा हो रहा है कि यार ये काम तो मुझे नहीं करना है, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो तुम ही करो. I've seen both. आपकी बात सही भी होगी अभिषेक, मैंने दोनों साइड देखा है, क्योंकि एक ये बहुत अच्छे पोएट है लार्किन, राइट? उनकी कभी पोएम आप पढ़ना, बहुत छोटी सी पोएम है, ये पेरेंट्स दे फक यू अप, राइट? इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, राइट? बट एट द एंड ऑफ इट ही ऑल्सो सेज they themselves were products of their parents, right? So I think ये क्यों पेरेंट्स के ऊपर, अगर पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस इतना, अगर हम मानते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट है, इतना भारी है,
तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि उनके ऊपर भी उनके पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस हुआ था, जो अपने पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस थे, तो काफ़ी टाइम से होता आ रहा है, राइट। एंड हर जनरेशन में कुछ अलग आता है, राइट, विच लोग कहते हैं कि हमारे टाइम में थोड़ा अलग था, राइट। मुझे लगता है कि नथिंग चेंजेस एंड एवरीथिंग चेंजेस, राइट। सो अब आजकल मुझे भी लगता है कि पेरेंट्स ज़रा ज़्यादा ही अपने बच्चों के ऊपर देखभाल कर रहे हैं, वो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग ये सब हो रहा है। सो आपकी बात सही भी होगी, और मुझे ये भी लगता है कि हमारे टाइम में आप जवान हो, आप कॉमिक्स बुक पढ़ते थे कभी? हाँ बिल्कुल पढ़ता था। तो हमारे टाइम में तो हमारी मम्मी पीछे डांटने लगी रहती थी, डांटती रहती थी, कहाँ छुट्टियाँ होती थी, कॉमिक बुक में घुसे हुए हो, राइट। नॉवल में घुसे हुए हो, राइट। तो आज हम इंटरनेट पे घुसे हुए हैं, इंस्टाग्राम पे घुसे हुए हैं, राइट। वही इस बच्चों को डांट उस टाइम तो 1 घंटा ही आता था, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा ही होता था देखने के लिए हमारे पास। हाँ, टाइम बहुत हाँ, कम था। लेकिन कॉमिक तो हम रात भर पढ़ते रहते थे, यू नो, नैन्सी ड्रू, हार्डी बॉयज़, अलग अलग मनोहर कहानियाँ, राइट। अलग अलग चीज़ें रात भर बाथरूम में लेके जाते थे, ट्रेन में लेके जाते थे, बेडरूम में लेके जाते थे, रात भर 2-2 बजे तक कोई बुक अच्छी लगी तो पढ़ते रहते थे, राइट। पैटर्न वही है, सेम ही है, मतलब हम पैटर्न पहले वही है, या पैटर्न वही है, चेंज कुछ नहीं हुआ उसमें हाँ, ज़्यादा। yeah. पर फिर भी लोग बोलते हैं सोशल मीडिया में लगे रहते हो, ये करते रहते हो, वो करते रहते हो। Yeah, I think this is a new kind type of media, right? And we should just stop talking about children उसी में फंसे हुए हैं, क्योंकि मुझे मैं काफ़ी बारों लोगों के बारे में सुनता था कि ये मैगज़ीन पढ़ते रहता है, ये ऐसे ही करते रहता है, मैगज़ीन से अभी ये हो गया है, राइट। एंड इस पर एक नथिंग रिलेटेड विद एंटरप्रेन्योरशिप किस्सा सुनाता हूँ मैं, लेकिन मुझे मेरी थियरी है, जैसे कि लोग जब इंस्टाग्राम के बारे में बोलते हैं और जब देखते हो आप लोग पोस्ट करते रहते हैं, राइट। काफ़ी यंगस्टर्स स्पेशली जो पोस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम में, मैंने ये देखा है कि मैं सोचता था कि जब आईना बना होगा, राइट, एंड द फर्स्ट मोबाइल आईना जो पर्स में आप ले जा सको, राइट, 300 साल पहले बना होगा रफली, लाइक, राइट। अ लॉट ऑफ मेन एंड विमेन वो निकालते रहेंगे और संवारते रहेंगे, राइट, हाँ, कैसे दिख रही सही हूँ, कह कैसा रहा। दिख रहा हूँ मैं जाने से पहले। और उस ज़माने में जो मेरे जैसे बूढ़े होंगे वो बोलते रहेंगे, देखो जब भी देखो आईने के सामने लगे रहती है Right. या लगे रहता है, राइट। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपेंड टुडे। सेम थिंग हो रही है। वी विल ऑलवेज हैव अ कमेंट टू मेक राइट। ऑन अ यंगर जनरेशन, क्योंकि Right. हमसे अलग है, राइट। सो आई एम मोर बट कॉन्फिडेंट यहाँ ऑन द पे बस यंगर सिंपल सा जनरेशन। एक अलग पर्सपेक्टिव क्या आ गया लोगों को, क्योंकि लोग अपनी ज़िंदगी बहुत एक्सपोज कर रहे हैं। हाँ, कि यार पहले अपन को पता नहीं होता था कि यार वियतनाम जैसी भी जगह है, मियामी जैसी हाँ। भी जगह है, या फिर थाईलैंड बैंकॉक की Yeah. जगह भी है, कुछ भी एक सौ Yeah. है। तो बिल्कुल। अभी क्या वो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया है Yeah. कि यार अब तुम ये भी देख लो, तुम ये भी देख लो, तो एक छोटी सी ज़िंदगी में आदमी को लगता है कि मैं सब कुछ कर लूँ। पर लोग जो बच्चे हैं सब ये बात भूल गए हैं कि बड़े बुजुर्गों ने बोली है, धीरे धीरे रेमना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए जत फल होए। राइट, तो सबका ये- टाइम आएगा तभी। वो टाइम के अकॉर्डिंग ही होगा। हाँ। मतलब एक जो सन है वो अपने टाइम पे ही रेस करेगा, जो मून है वो अपने टाइम पे ही रेस करेगा, उसी टाइम पे। दोनों की अलग अलग वैल्यू है। बट आजकल ना ये जो डिस्ट्रक्शन आया, जो लोगों ने बहुत एक्सपोज कर दिया और अच्छा ही बहुत दिखाना चालू कर दी कि यार अब बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, आधे तो लोग, अगर आप लिंक्डइन खोल के देखोगे तो आपको लगेगा यार सबकी जिंदगी एंटरप्रेन्योर की बहुत बढ़िया ही है क्या, सब करोड़पति है, सब यहाँ जा रहे हैं, सब फंडिंग रेस कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। बात सही है। आपके साथ भी हुआ क्या कभी ऐसा? मैंने तो 15 साल पहले पेपर और टीवी बिल्कुल त्याग दिया। मेरे घर में ना टीवी था, अभी ओटीटी के कारण पेरेंट्स आते थे तो टीवी लगाया हुआ था, लेकिन आज तक पेपर नहीं आते, न्यूज़पेपर नहीं आते। इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज इट्स टेलिंग यू समथिंग दैट्स विच इज़ हैपनिंग, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी रेलेवेंट 20 years from now, 30 years from now। अगर उसका रेलेवेंस 30-40 साल तक नहीं रहेगा, मुझे वो बात जाननी नहीं, राइट। इमरजेंसी की बात है वो जानूंगा। और द ओनली जो एक आध पेज होता है पेपर्स में जो सच बोलता है, ऑब्जेक्टिव सच, वो होता है स्पोर्ट्स पेज। स्कोर इतना बना तो इतना ही बना बस होगा सही। भाई, राइट। उसमें भी अभी सब्जेक्टिविटी आ गई कि रोहित शर्मा कोहली में कुछ अनबन हो गई, राइट, बट यू रिमूव दैट। सो आई लाइक टू रीड द स्पोर्ट्स पेज। इफ़ आई कहीं डॉक्टर की क्लिनिक पे गया हूँगा, अगर न्यूज़पेपर है तो आई विल डू दैट। बट आई थिंक अ लॉट ऑफ मीडिया and lot of this is a problem, and in entrepreneurship it's been a big problem, right? And it is a problem, मतलब आज तक
मुझे भी लगता है राइट कि मैं बड़ा अंडर अचीवर हूँ, क्योंकि आप जब भी अचीवमेंट आपका एक्स हो जाता है आप फिर x+1 की तरफ देखते हैं राइट राइट, कि ऊपर अच्छा वो तो यहाँ है, और वो बड़ा नेगेटिव है। बिकॉज आप किसी को देख के वो खाली वो अचीवमेंट का लोभ जो है वो आपको ड्राइव कर रहा है, कुछ और ड्राइव करना चाहिए आपको। राइट आप खुद के साथ कंपटीशन या कुछ और, फिर आप आपकी उसकी मैट्रिक्स और होंगी, वो बिजनेस की मैट्रिक्स और है, कुछ और है, आप अपना खुद का गोल भूल जाते हैं। बट जस्ट बिकॉज समबडी इज़ मोर पॉपुलर आप फिर उसी की तरफ देखते रहते हैं। इतने लोग, और हम भूल जाते हैं कि कितने लोग आए होंगे, लाखों करोड़ों रुपए उन्होंने रेस किए होंगे डॉलर में, हम जानते भी नहीं वो कहाँ है, कौन है, क्या कहाँ कर रहे हैं, कुछ नहीं पता चले है। भी गए होंगे, बंद भी किया होगा, लेकिन उस टाइम जब हमने वो न्यूज़ आइटम पढ़ा होगा, राइट, हमारी लाइफ वो 2 घंटे तहस नहस हो गई। सही बात। अरे इसने पैसे उठा लिए, ऐसे कैसे उठा लिए? वो तो वहाँ था यार, एकदम पिसड्डी था हाँ, और उसने ले लिए, राइट। सो ये सब नेगेटिव बातें आ उसको मिल जाती है। कैसे गए? या उसको मिल कैसे, किसी को जानता होगा, ये होगा वो होगा, सब बेकार की बातें। इट्स गॉट नथिंग टू डू विथ योर बिजनेस, नो। तो फिर क्यों सोचे? अभी आप बोल रहे थे कि न्यूज़पेपर सब बकवास बात है एक्चुअली, और लोगों को देखना, पता है मेरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू था। मैं जब बिज़नेस स्टार्ट किया ना सर, मैं तो बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ भी नहीं, मैं तो एक नॉर्मल सेल्स वाला एम्प्लॉय था। मतलब मेरे को तो सेल्स करना आता था, मैं किसी कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करता था और 60 करोड़ का रेवेन्यू मैं उनके लिए जनरेट कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं ही कर रहा हूँ, मैं कंपनी छोड़ दूंगा तो कुछ नहीं होगा, इनका कंपनी बंद जाएगी। तो मैंने गुस्से वाले डिसीजन भी ले लिया। हाँ, एक तो मेरा मिथ वहाँ टूट गया, वो कंपनी 300 करोड़ की हो गई। वाह, पहली चीज़ तो हाँ, कि भैया मैं रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो मेरा मिथ वही टूट गया। दूसरा, जब मैंने मेरी कंपनी स्टार्ट करी ना सर, कम से कम भी 400-500 कॉम्पिटिटर होंगे, मुझे आज तक मेरे कॉम्पिटिटर का नाम नहीं पता है। मेरी टीम मेरे को आगे बोलती है सर वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। मैंने कहा मैं देखता भी नहीं हूँ यार, राइट, आई डोंट केयर एट ऑल। मुझे पता है मुझे क्या करना है, मेरे क्लाइंट को क्या चाहिए, मैं उसको क्या देना है। आई थिंक वेरी गुड मैं अप्रोच। देखता, मेरे को पता भी नहीं है कि मैं कौन सा कंपटीशन, वो बोलता है ये तो कह रहा है, मैं कहा, ठीक है आप कर लो पीछा, आपको भी फोर्स तो नहीं कर सकता ना। तो मेरी लाइफ में भी मेरे को ऐसा ही मिला कि यार मेरे को देखना नहीं किसी को, सिर्फ मुझे क्या करना है वही मैं देखूँगा हमेशा, कि मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ और यहाँ पे ये कर सकता हूँ। एक बहुत बढ़िया बात याद है, मैंने एक IAS ऑफिसर का इंटरव्यू लिया था अभी, तो उन्होंने बोला कि अभिषेक जो तुम कर सकते हो उस पर ध्यान लगाओ, और अगर तुम उस पर ध्यान लगाओगे तो वो कैन विल ग्रो, राइट, राइट, और कुछ नहीं होगा। हाँ, बस उसी पे ध्यान लगाओ, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। हाँ, मैंने उसी पे फोकस कर रहा हूँ। मैं इतने सारे एंटरप्रेन्योर आप जैसे लोगों से मिलता हूँ और आप लोगों की बातें सीखता हूँ और मेरे बिजनेस में इम्प्लीमेंट करता हूँ मैं। इज़ अ फैंटास्टिक थिंग यू आर डूइंग। बट टेल मी, आपने कैसे स्विच किया, कैसे डिसाइड किया कि मजबूरी में किया या पहले से ही दिमाग में था कुछ करना है? जैसे मेरी लाइफ का तो बहुत अलग फंडा था। मतलब मेरे को मेरे पेरेंट्स ने निकाल दिया घर से किसी केस में, यार तुम नहीं, ये मेरे बहुत अच्छी फैमिली, मतलब पापा भी अच्छा अर्निंग है, सब कुछ है, बहुत अच्छा चल रहा था। बट कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने, परिस्थिति बनी, वो मैं भी नहीं भाप पाया कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो पेरेंट्स ने बोला आउट, मैंने बोला ठीक आउट तो आउट। तो मेरे बात दिल में चुभ गई, तो मैंने कहा यार अब तो कुछ करना पड़ेगा लाइफ में। तो फिर कुछ करने के लिए फिर पैसा भी होना चाहिए, परिस्थिति भी मैटर करनी चाहिए, चीज़ें भी होनी चाहिए, कैसे करेगा वो एक। तो फिर मैं 2016 में बैंगलोर आया और मैंने उसी दिन ठाना था कि मैं अगर बैंगलोर में आया हूँ तो यहाँ से वापस लौटूंगा नहीं मैं। और मेरे 4 जूनियर हुआ करते थे, उनके साथ मैं रेंट पे रहा। पहला मेरे पास रेंट भी नहीं था देने के लिए। मैंने कहा ठीक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, बट मैं बैंगलोर नहीं छोड़ूंगा, मेरे को थोड़ा पैसा दे दो भी तुम। तो उन्होंने मेरे को हेल्प किया, ऐसा कुछ किया। मैंने कंपनी ज्वाइन किया, फिर मैंने बोला मैं उनका 60 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहा था, तो मैंने 0 से स्टार्ट किया और 60 करोड़ तक उस कंपनी को मैं लेके गया। वाह, मेरा कंट्रीब्यूशन में बहुत हाई था। तो उसके चारों फाउंडर आज तक मेरे से बात करते हैं, यार अभिषेक क्या कर रहा है, मैंने बहुत अच्छा कर रहा है तू। एंड बस वो दिन था, मैंने ठान रखा था मुझे कुछ करना है, बस मैं मौके की तलाश था कि मुझे किस दिन मौका मिलेगा। तो कोविड के टाइम में मेरे को मौका मिल गया। परिस्थिति जैसी परिस्थिति लगी, तो मेरे को एक बहुत अच्छी लाइन याद है कि आपके एफर्ट्स मैटर नहीं करते सर। मतलब आप कितना भी एफर्ट्स डालो कुछ मैटर नहीं करेगा, अगर परिस्थिति क्या बोल रही है आपने उस पर एक्शन लिया तो चीज़ें आपके रिजल्ट आपके फेवर में हो जाएंगे। ये मैंने सीखा। तो उस टाइम मैंने कहा परिस्थिति ये बोल रही है मेरे को ये करना चाहिए, जॉब क्विट करनी चाहिए, और ये अगर मैं करूँगा तो हो जाएगा। मैंने वही किया और आज हम 200 लोग हैं। मेरी कंपनी ने ऑलमोस्ट 150 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू कर लिया 3 साल में। वाह, 4 कंपनी हम अलग रन कर रहे हैं। तो वो मोटिवेट किया मेरे को, यार मेरे को क्या हो गया मेरी लाइफ में मेरे साथ। तो उस वजह से मैं यहाँ पहुँच गया। व्हाट अ सुपर्ब स्टोरी यार। और आई थिंक दिस वेरी इंपॉर्टेंट
that also coming to the entrepreneurship talk, how market, कहते हैं सबसे बड़ा रुपया, लेकिन एक्चुअली सबसे बड़ा मार्केट, राइट? आइडिया नहीं, परिश्रम नहीं, ये तो चाहिए ही, राइट? परिस्थिति क्या है? एक्चुअली मार्केट कंडीशन एट दैट टाइम, राइट, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड और इतनी चीज़ें हैं जो क्योंकि काफ़ी टाइम जब हमने प्रिंट आउट शुरू किया था काफ़ी और कंपनीज भी आई थी, अभी नहीं है। उनका स्पेसिफिक मार्केट जो वो फोकस कर रही थी या उनके स्पेसिफिक डिसीजंस, राइट, उस टाइम सही नहीं चले, एंड उनके लिए अच्छा नहीं हुआ, हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। अगर वो अच्छे चल जाते शायद हम नहीं रह पाते, और वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, राइट? सो ये, एंड द ओनली वे यू कैन प्रिपेयर फॉर परिस्थिति इज़ नॉट लुकिंग फॉर परिस्थिति, राइट? प्रिपेयर, एंड आप मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे कि मैं आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम गेनिंग रेवेन्यू, सो एज सून एज आई whenever there's a chance, automatically chance will appear to you. राइट, बस वही चीज़ है, काम करते रहना है। Yeah. I think that's a fantastic point you make on Paristhiti. Some people think that you need money to start off. एब्सोल्युटली राइट। Yeah. मतलब बिल्कुल भाग रहे हैं, मतलब पता है, मैं बहुत सारे फाउंडर से मिल रहा हूँ, छोटे छोटे फाउंडर, यार कोई पैसा दे दे, कोई 5-6 करोड़ रुपये दे दे, 10 करोड़ रुपये दे दे, जस्ट स्टार्ट भी नहीं किया अभी, प्रोडक्ट भी बन रहा है, बस ये गजब प्रोडक्ट बना दिया, कोई पैसा दे दे। मैंने कहा क्यों दे देगा यार, क्यों मांग रहे तुम, खुद बनाए, कोशिश करो ना पहले। और फिर 1 साल बाद आओगे बोलोगे बंद हो गया। मैंने अभी तक ऑलमोस्ट 150 फाउंडर से मिल चुका हूँ सर मैं, इतने फाउंडर्स है, वो छोटे छोटे फाउंडर, बड़े फाउंडर्स, बिल्कुल उस एकदम करेक्ट पॉइंट में पैसे की तरफ भाग रहे। मतलब जैसे ही प्रोडक्ट बनना पैसा को दे दे, प्रोडक्ट बना पैसा दे, क्यों देगा तुमको पैसा यार? वो पॉइंट ही नहीं बन रहा उन लोगों को। मतलब फिर भी रोज देखते आ रहा है, उसको फंडिंग मिल गई, इसको फंडिंग मिल गई, उसने भी ऐसी कर दिया। मतलब दे गॉट क्रेजी। तो बोला अभिषेक तुझे फंड नहीं चाहिए? मैंने बोला मेरे को वहाँ पे जाना ही नहीं है, मेरे को करना ही नहीं 500 करोड़ 1000 करोड़, वो होगी जिस दिन हो जाएगी। मैं अगर आज मान लो आपसे सर 500 करोड़ रुपए ले भी लूँ और मैं अगर एक्सपेंड करना भी चाहूँ तो भी मार्केट मेरे वश में थोड़ी है क्या कि सारी कंपनी मेरे को बिजनेस दे देगी, सब लोग बोलेंगे यार अभिषेक व्यास ने बहुत बढ़िया बिजनेस किया, इसको सब बिजनेस दे दो। नॉट पॉसिबल एट ऑल। यह चीज़ मान लो फ्लिपकार्ट भी आया तो उसने एक दिन में थोड़ी चेंज कर दिया था, वो तो विद इन द टाइम 10-15 साल लगते हैं उस चीज़ को करने में। कि यार ऐसे करते करेंगे। बिल्कुल सही है, वेरी राइट अबाउट दैट। ऑल्सो बिजनेस मॉडल के ऊपर डिपेंड है, राइट? इफ यू आर बिल्डिंग अ मोबाइल कंपनी, यू नीड एयरटेल बनाना चाह रहे हो, यू नीड इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट ऑफ विद, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए बिफोर यू कैन मेक द फर्स्ट कॉल, राइट? But most of the things you can't. बट सर एयरटेल कैसे बनाएगा? आज मैं थोड़ी एयरटेल बना सकता है, वो तो बना उसके बाद ऑलरेडी पैसा होगा। And that's why we don't choose those businesses, right? हम जो चूज करते हैं जैसे सॉफ्टवेयर के हैं, and I don't think most of the businesses need money to start off with, right? Some businesses do. जैसे मुझे अगर दुकान लगानी है तो मुझे मशीन खरीदनी है, ये करना है, वो करना है, राइट? तो हम अपनी सेविंग से शुरू करेंगे, राइट? सेविंग्स नहीं होगी तो पहली दुकान का तो सेविंग्स से ही किया, फिर अंदर सेविंग्स नहीं होगी तो थोड़ा एक्सपैंड करेंगे। इनफैक्ट दैट माइट बी अ गुड पॉइंट टू टॉक अबाउट ऑल्सो, बिकॉज इट ऑलवेज लुक्स टू आउटसाइड के तो इसको पैसा मिल गया बस तब शुरू करी, जबकि द रियलिटीज़ हमने तो पैसा खुद का बचा के इकट्ठा करके जस्ट इनफ टू एक दुकान शुरू कर दे, और बाकी सब उधार पे ले लिया, और 6-7 महीने और 8-9 महीने में धीरे धीरे उसको पे करते रहे, तब एक दुकान बनी, राइट? एंड बट people forget that, we also forget that, right? And कि ये ऐसे ही दुकान का बिजनेस ऐसे ही करना चाहिए। तो सर ना आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने बोला पापा वहाँ थे, मतलब सेल्स में थे, तो आपको पैसे की ज़रूरत तो पड़ी होगी। सो फॉर आवर बिजनेस, क्योंकि दुकान खोलनी थी, उसमें एक प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर चाहिए था, हमें पूरा लगाया कि हमें कुछ 50-60 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इससे पहले बाहर काम करता था, मैंने 3 साल 3.5 साल एक कंपनी में नौकरी करी, बिकॉज बिफोर दैट आई वाज, सो आई जस्ट गिव यू बैकग्राउंड, आई वाज एन एंटरप्रेन्योर एंड आई डिड अ कंपनी विच डिड ओके, एग्जिटेड दैट। मेरा फ्रेंड आइडिया ले करके कंपनी वो उस नाम से अभी चला रहे हैं बॉम्बे में, और देन आई वेंट टू द वैली, मैंने एक AI स्टार्टअप करी। उस टाइम .com बस्ट हुआ था, सो वी आर डूइंग वेरी वेल, बट वी कुड नॉट सस्टेन, वी शट डाउन। मैं बोला नौकरी कर लेते हैं, नौकरी मिल गई,
आई रियली लाइक द जॉब एंड आई ग्रू वेल. तो 3.5 साल में आई अ गुड अमाउंट ऑफ सेविंग्स टू इवन गो बैक टू स्टडी टू अ मास्टर्स एंड इनफ सेविंग्स टू कम टू इंडिया एंड से कि यार मेरे पास कुछ उस समय 40-45 लाख रुपए. तो ये बिजनेस प्लान बनाया, देखा कि इसमें 60-1 लाख में एक दुकान होगी. अगर हमारे पास 1 करोड़ हो जाए या फिर और एक सेफ्टी के लिए और ग्रोथ के लिए 2 करोड़ चाहिए. 2 करोड़ का प्लान बनाया हमने कि 2 करोड़ चाहिए और तब बिजनेस करेंगे. राइट. बट बिजनेस प्लान बनाया, लोगों से बात करी, किसी को इंटरेस्ट नहीं था. राइट. और जिनको था वो बहुत नज़दीकी दोस्त थे. कहते यार मुझे बिजनेस बता, तू कर रहा है ना, तो मैं 5 लाख रुपए डाल दूँगा. राइट. ये 5 लाख 2 लाख 5 लाख 2 लाख ऐसे ही करके वो 40 लाख को हमने 1 करोड़ तक लिया. राइट. एंड लेकिन हमने दुकान बनानी शुरू कर दी थी. दुकान में इंटीरियर ये वो काम शुरू कर दिया था जब हमारे पास ओनली बेस्ड ऑन आवर फंड्स. और अगर आप नॉर्मल बिजनेस चलाओ ये बिना पैसे रेज करके, या वीसी, अच्छा हुआ कि हमने और रेज नहीं किए वहाँ, नहीं तो बहुत बेकार में खर्च हो जाता. राइट. एंड इस यहाँ ये 50-60 लाख भी जो हमने खर्च किए पहले दुकान में, वो काम हमारा शायद आज हम 40 लाख में कर लेते. 20 लाख कहाँ गए पता नहीं. राइट. तो यहाँ खर्च हुए, वहाँ खर्च हुए, दुकान में लग गए. तो इतनी फैंसी नहीं करनी थी. वो आर्किटेक्ट को बड़ा शौक था, वो फ्रांस से आया हुआ था. उसने बोला मैं जानता हूँ तुम्हारा क्या कॉन्सेप्ट है, विजन क्या है, ऐसे बनाऊंगा. सब बेचने में लगे हुए एक्चुअली. और उसको प्राइज भी मिला उस दुकान के लिए, जो हमारी कोरमंगला में सबसे पहली दुकान थी. उसको प्राइज भी मिला, बेस्ट लाइटिंग ये वो. लेकिन ये तो यार ये फंक्शनल, हमारा विजन था फंक्शनल शॉप के लिए. और ये एकदम पहले लोग वहाँ आते थे जब दुकान खुली नहीं थी, अंदर आके पूछते थे यहाँ क्या शुरू हो रहा है, क्यों ज्वेलरी स्टोर है क्या अभी. और इट वुड लुक वेरी डिफरेंट. राइट. वेरी. हाँ. सो अच्छा हुआ हमने पैसे और नहीं लिए, नहीं तो और खर्च कर देते और अपने दिमागी खाली पुलाव बनाते और फैंसी चीज़ें ले लेते. इतना ही पैसा था. तो हमारे पास जो पहली मशीन आई थी वो मुझे याद है, ज़ीरोक्स से हमने एक मशीन ली थी. वो नेगोशिएट कर करके 27 लाख में आई थी. लेकिन उन्होंने बोला 27 लाख में अगर चाहिए परसों डिलीवरी लेनी है. वो मतलब मेरी तो दुकान ही नहीं है. तो हमने बॉम्बे में हमारे मेरे फादर का एक गराज था, उसमें डिलीवरी ली. और लालना जो मेरी पार्टनर थी और मेरी वाइफ भी, तो बोला कि मशीन तो आ गई, काम शुरू करते हैं. मतलब कैसे काम करेंगे, दुकान तो बेंगलोर में है. तो यहाँ मैं ईमेल कर देती हूँ लोगों को, जिनको भी प्रिंटिंग करानी आ जाए, क्योंकि मशीन तो आ गई है. बढ़िया. और तो हमने तभी से प्रिंटिंग करना शुरू कर दिया. और उसी मशीन पे तब से ही कि बस जो भी हो रहा है थोड़ा तो बहुत पैसा कमा ले. फाइनली वो मशीन जब दुकान बन गई, यहाँ शिफ्ट करा. तब तक उस मशीन ने 25-30-40 हज़ार जो भी कमाने थे कमा लिए होंगे. राइट. उसमें और कम से कम ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट उसका निकल गया. और यहाँ जाके शुरू की तो पैसे की ज़रूरत पड़ी थी. लकीली आई हैड सेविंग्स एंड आई फील इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव सम सेविंग्स. और थोड़ा नौकरी कर लो, सेविंग्स बन जाएंगे. नहीं आप बैठे रहोगे किससे पैसे लें, फादर से पैसे लें, मतलब उनकी तो सेविंग्स है यार. ये एम्प्लॉयड है, आपको खुद नहीं पता, आपको लगता है कि 100% श्योर है. आप उनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेविंग्स पे क्यों हाथ लगाओगे. सही बात है. हाँ. उनका पीएफ है या उनकी एम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट सेविंग्स है, जो भी है. यू नो आई डोंट थिंक. आई ऑल्सो फील इफ़ यू गेट मनी समटाइम्स यू गेट वेरी लेजी. राइट. और ज़्यादा आप सोचते नहीं है. राइट. कि रिस्क को कैसे कम करें, क्योंकि पैसा तो आ गया. राइट. और हमने एग्जैक्टली वही किया जब एक बार हमने Sequoia ने, I don't know if you know the story, but Sequoia had invested in Printo, right? And मैं तो 7वें आसमान पे था. मैंने बोला यार ये तो द वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट फंड. इन्हें सिस्को में इन्वेस्ट किया है, एप्पल में इन्वेस्ट किया है, प्रिंटो में इन्वेस्ट करी है. तो प्रिंटो तो बहुत ही बढ़िया चीज़ होगी, नवरत्न है. राइट. और इट वॉज माई वर्स्ट डिसीजन, वन ऑफ माई वर्स्ट डिसीजन. बड़े घटिया डिसीजन लिया मैंने बिजनेस में. इज वन ऑफ माई वर्स्ट डिसीजन टू रेज मनी फ्रॉम Sequoia. एंड इट वॉज Sequoia इज ऑल्सो बैड डिसीजन. उनका भी ख़राब डिसीजन था, मेरा भी ख़राब था. एक बार पैसा आ जाता है फिर देन यू आर इन दिस, यू डोंट थिंक अबाउट
growing business sustainably, you start thinking about growing business anyhow, राइट right? बिजनेस का वो उद्देश्य नहीं है. बिजनेस का मेन पर्पस है टू बी सस्टेनेबल, टू बी प्रॉफिटेबल, राइट? सो दैट पीपल हु आर इन इट हैव अ फ्यूचर एंड कस्टमर्स हैव अ फ्यूचर, राइट? दो स्टेक होल्डर्स हैं और हम सोसाइटी से बहुत जुड़े हुए हैं. बिजनेस सोसाइटी से अलग नहीं है, राइट? बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, राइट? सो इट्स एनीथिंग दैट यू डू विच इज अननेचुरल, ये होता है. लेकिन वाई डिड यू आस्क मी अबाउट द मनी क्वेश्चन के आपने आपको पैसों की ज़रूरत थी, पैसे लेने पड़े पेरेंट्स से या घर से, ये आप कहाँ से आ रहे थे? व्हाट वाज योर इंटेंशन? मेरे पास पैसे, हाँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे सर, बिल्कुल. 1 रुपया भी नहीं था मेरे पास. तो मेरी सैलरी थी, इट वाज अराउंड 82,000 रुपीज़. हाँ, तो उसमें से मैं घर का खर्चा भी चलाता था, पैसे बचाता भी था. हाँ, तो मैंने थोड़ा पैसा बचाया, मतलब हार्डली 1.5 और 2 लाख रुपीज़. मतलब बैंक में अगर 2 लाख रुपीज़ हो जाते तो मैं और मेरे भाई खुश हो जाते थे. वाह अभिषेक, वी आर गेटिंग 2 लाख रुपीज़. और अभी की बात बता रहा हूँ मैं, तो 16, 17, 18 की बात, 18, 19 की बात बता रहा हूँ मैं आपको. हाँ, तो हम बहुत खुश होते थे. यार हो गया सर, अभी टेंशन नहीं, आराम से करेंगे, हो जाएगा. हाँ, तो हमको इतना वो बहुत बड़ा नहीं था कि हम बहुत बड़ी एक्सप्रेशन की ये करना वो करना नहीं. हमको हमारी ज़िंदगी जीनी है और अच्छे से जीनी है. हाँ, तो फिर अब पैसे की ज़रूरत थी कि बिज़नेस करना है थोड़ा बहुत. तो वो जो 2020 में मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा था, मतलब कुछ बचा, 2-2.5 लाख रुपये कुछ बचा. उसके बाद में ये जो एप्लीकेशन आई थी मनी टैप, और ये कुछ 2-3 एप्लीकेशन थी जो इंस्टेंट लोन देती थी. हाँ, तो मैंने कहा पैसा चाहिए तो यहाँ से ले लेते. मैं कहा लोन EMI आ जाएगी, EMI दे देंगे. तो फिर मैंने 1.5 लाख करके ऐसे लोन लिया वहाँ से. मैंने वहाँ से अपना बिजनेस बनाया सर. वाह, यू वॉन्ट बिलीव, पैसे तो नहीं थे, कुछ नहीं था. हमने स्टार्ट किया बिजनेस. मेरा पहला क्लाइंट अमेज़ॉन था, इंडिया की सबसे बिग कंपनी अमेज़ॉन. उन्होंने हमसे छोटा सी पायलट प्रोजेक्ट किया, मैंने उसको सक्सेसफुल किया. मैं और मेरा को फाउंडर थे, हम 2 जो लोग थे. और हमारी ना वेबसाइट थी ना हम कुछ कर, मतलब कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी. हाँ, उन्होंने हमको पहले साल ही 12 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया. वाह, पहले साल ना वो मेरे को जानता ना मैं उस बंदे को जानता. वो बंदा प्रोजेक्ट दिया और चला गया US. पर मेरा उस टाइम ही सपना था. 2 महीने में मैंने बहुत एक्सटेंसिवली देखा था. मैं कहा यार अमेज़ॉन को ही क्रैक करूँगा मैं, क्योंकि मेरे को B2B बिजनेस मैंने थोड़ा सीखा था, जो क्लाइंट्स के साथ सीख रहा था. तो मैंने सीखा था कैसे B2B को क्लोज किया जाता है, हाँ, बात कैसे की जाती है उन लोगों से, उनको क्या चीज़ चाहिए, मैं क्या दे सकता हूँ. तो मेरे को पेन पॉइंट समझ में आया. तो मैंने उनसे बात किया और वो कन्विंस हो गए. मैं कहा ना, उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके पास फंड्स कितना है, क्योंकि पहले पैसा लगाना पड़ेगा ना. राइट. अब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, अब 50 लाख रुपए चाहिए. पहले ही महीने में हमारी हवा टाइट हो गई. अब 50 लाख कहाँ से लाएंगे? फिर मैंने कहा भगवान करेंगे, मेरे को नहीं पता था. मैंने कहा भगवान करेंगे. सडनली मैंने कहा इस कंपनी बीच में स्विच करी थी, छोटी सी कंपनी स्विच करी. तो वहाँ पे मेरे को कोई बंदा मिला था. तो उससे मेरा हार्डली उससे 2-3 महीने इंटरेक्शन हुआ था उससे. तो उसका फ़ोन आया सडनली, अभिषेक क्या कर रहे हो? मैंने बोला सर मैं तो कुछ नहीं, कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सी पैसे की ज़रूरत है. पैसे लोन चलेगा क्या? हाँ चलेगा, क्या दिक्कत है? तो उसने बोला मैं एक बंदे से कनेक्ट करते तो देख लेना तेरे शायद बैठ जाए. तो उसने वो कनेक्ट किया. मैंने उस बंदे से बात की. अभी हमारे पास ना प्रोजेक्ट आया है ना कुछ आया, मतलब हमारी बात हो गई भाई 12 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारे हाथ में ऐसा है आने वाला, 50 लाख फंड इन्वेस्ट करना है पहले लगाने के लिए. तो मैं उससे मिला, मैंने समझाया देखो सर ऐसा प्लान है मेरा. बोला ये अमेज़ोन ने नहीं दिया, प्लान फेल हो गया. तो मैंने बोला प्लान B है. बोला प्लान B फेल हो गया. तो मैंने बोला प्लान C है. तो मैंने ऐसे किया. तो वो कन्विंस हो गए और उन्होंने मेरे को 40 लाख रुपए लोन दे दिया. वाह, बिना जाने, हाँ, बिना कुछ किए. मतलब उन्होंने मेरे से 12-16% इंटरेस्ट पे उन्होंने बोला कि मैं रिस्क ले रहा हूँ तेरे पे, मेरे को नहीं पता तू दे पाएगा नहीं दे पाएगा, बट आई एम रिस्किंग ऑन यू, और ये मेरे को वापस चुका देना और 2 साल में चुकाने तेरे को. मैंने बोला मैं चुका दूंगा कैसे भी करके, बट मेरे को अभी पता है कि ये आएगा, ये होने वाला है. तो वो मेरे को पहला पैसा मिला. मैंने पहला पैसा लगाया. हाँ, और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. फिर मैंने उनको रिटर्न किया पैसा सारा, 1 साल में रिटर्न कर दिया. हाँ, फिर मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं थे, मेरे पास टाइम था, फुल टाइम था. और हर एंटरप्रेन्योर के पास पहले टाइम होना चाहिए रादर देन पैसा. राइट. क्योंकि मैं भी जिससे बात करता हूँ बोलते हैं हमारे पास टाइम था तो हमने बना लिया बिजनेस. बहुत बढ़िया. इनको मुझसे मिलवा दो यार. आज मुझे कोई 16% पे 50 लाख रुपए नहीं देते. राइट, मार्केट ऐसा है. राइट, बट दिस यू नो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ के पैसा के डू वी नीड. द बिगेस्ट क्वेश्चन इज हाउ डू आई गेट मनी इज द फर्स्ट क्वेश्चन विद लॉट ऑफ अस आस्क. के
बिफोर एक्चुअली इवन थिंकिंग थ्रू द बिजनेस, राइट? बट वंस यू थिंक थ्रू द बिजनेस, आपने सोच लिया कि हमें क्या करना है और प्लान कैसे चलेगा, क्या है ना, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमें पैसा खुद का लगाना है, कैसे लगाना है, Right. कैसे करना है. इनवेरिएबली अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं कि मैं लोन लेके बिजनेस शुरू करूंगा, लेकिन आप जब उनका बिजनेस देखते हो, समझते हो, तो यार ये तो पूरा आप गैम्बल कर रहे हो, सट्टा लगा रहे हो, राइट? ये सर्विसेज नहीं है, आपका रेवेन्यू अश्योर्ड नहीं है. आप ये करके या कुछ दुकान डाल के या कुछ ऐप बना के फिर कस्टमर्स लाओगे और ये भी नहीं पता कि कस्टमर्स need this service or they don't need the service, right? So there are very few people who can understand कब लोन लेना चाहिए. तो अभी business आपने जो start बात के बोली लिए. ना, अभी आप जितने भी एंटरप्रेन्योर को देख रहे होंगे ना, जो बनना चाहते हैं, जो आपने बोला कि वर्स्ट डिसीजन था मेरा कि मैंने पैसा उठा लिया, Yeah. तो वो क्यों था? क्या क्या उसमें क्या दिक्कत हुआ आपको? So actually with Sequoia, as soon as they came on board, उन्होंने बोला कि आपकी अभी 3 दुकानें हैं, इसको आप 3 महीने में 30 कैसे कर सकते हो, राइट? और बोला यार ये तो डिफ़िकल्ट है. उन्होंने बोला तुम चिंता मत करो. बोला यार इसमें तो बहुत पैसा जाएगा, मिस्टेक्स होंगी, ये वो. उन्होंने बोला कि आप चिंता मत करो. मैं भी सोच रहा था कि मेरी सोच छोटी है, ये सिकोया है, इनकी सोच इतनी बड़ी है. हाँ. और मैं तो घोड़े पे सवार हो गया, घोड़ा उनका, पैसे उनके. मैंने सोचा चलो करते हैं, ये जानते हैं मुझसे अच्छा जानते हैं. तो उन्होंने बोला जितनी ज़्यादा दुकानें खोलोगे उतना ज़्यादा ब्रांड होगा, जितना ज़्यादा ब्रांड होगा उतना ज़्यादा वैल्यूएशन होगा, जितना ज़्यादा वैल्यूएशन होगा उतना आप और रेस कर पाओगे. इसमें रेवेन्यू छोटी सी बात है, वो तो बीच में बनेगा ही ना. ब्रांड होगा तो रेवेन्यू तो बनेगा भाई. यार मैं बोला ये मैं शायद बिजनेस समझ नहीं पा रहा हूँ, अभी मैं गुरु से सीख रहा हूँ, गुरु जी बता रहे हैं सब कि कैसे पैसा बनाना है और ऐसे बनता है. एंड लेकिन जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उनका काम कुछ और है, मैं ये नहीं समझ पाया. क्या उनका काम है? अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के पैसा लगाना, राइट? और रिस्क लेना. एंड उनका काम मुझे एडवाइस देना नहीं है और मेरा काम उनसे एडवाइस लेना नहीं है. मेरा काम उनसे पैसे लेना है, पर खुद की करना है. और उनको कन्विंस कर सको कि आप ये कर रहे हैं, और नहीं कन्विंस कर सको तो आप उनसे पैसा मत लो कि इसी तरह करेंगे हम, राइट? तो ना मैं अपने बिजनेस को जानता था, पहली बार ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ रिटेल वाला, राइट? और मैं और वो मुझसे भी कम जानते थे और हम दोनों अंधे और चल रहे हैं और सामने खाई है, पता नहीं, राइट? वो तो कह रहा नहीं पहाड़ है. फिर आपको लग रहा है घोड़ा चला रहा है. हाँ, तो हम चढ़ गए, बैठ गए, कर दिया फिर. बट समवेयर इन द जर्नी मुझे लगा ये तो बहुत लॉस हो रहा है, ये कैसे करेंगे, रेंटल ज़्यादा जा रहे हैं. हमने उनको बोला कि देखिए लेट्स स्लो डाउन, ये नहीं करते हैं. और उनके पैसे 2 पार्ट्स में आने थे. साइन हो गया था कि 1 साल में ये आएगा, एक दूसरे साल में आएगा. तो पहला पार्ट आ गया था $3 million, दूसरा $3 million. उन्होंने बोला ये लीमन क्राइसिस हो गई है, हम नहीं देंगे. और पूरा अग्रीमेंट था. तो मैंने बोला ये तो धोखा है. मैंने बोला नहीं बिज़नेस चेंज हो गया ये सब. मैंने बोला ठीक है यार हुआ है तो नहीं करते हैं. और मैंने बोला इसलिए अब मैं ये प्रोजेक्शन भी नहीं करूँगा, ये नए स्टोर नहीं करेंगे. और हमने तभी से बोला कि अभी मैं कंपनी प्रॉफिटेबल करूँगा, क्योंकि सामने से पैसे का मेरे को प्रॉमिस किया, नहीं आया, मना कर दिया नहीं देंगे. हाँ वो तो. एंड एक्चुअली ये तो पूरा धोखा है. मतलब उन्होंने काफ़ी लोगों के साथ हुआ है, कोई बात नहीं करते क्योंकि क्यों कोई बड़े वीसी के सामने ऐसे बात करेगा, डर रहे उनके बारे होंगे. में डर लगता है, रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, ये होगी. मैंने भाड़ में जाए यार, वो लोग अगर उन्होंने चोरी की है, धोखाधड़ी की है, सबको मालूम पड़ना चाहिए. हाँ. और ऐसे सैकड़ों एंटरप्रेन्योर हैं. आपको ये ज़रूर सुनने को मिलता है कि उन्होंने 5 मिलियन उठाया, 10 मिलियन उठाया, 50 मिलियन उठाया, दे नहीं रहूँगे. ओके. और आपको ये नहीं सुनने को मिलता है कि कितने लोगों से धोखाधड़ी भी हुई है, राइट? उनको कुछ प्रॉमिस करके, झूठ बोल के, उनको टर्म शीट दे के टर्म शीट वापस ले ली. 3 लोगों को टर्म शीट दी जो कंपटीशन में थे. ये तो बहुत कॉमन है. आप ये बिजनेस कर रहे हो, आप उनके पास आए, आपको टर्म शीट दे दी. मैं भी वही बिजनेस कर रहा हूँ, मुझसे सब कुछ सीख लिया, अच्छा ये क्या करना है वो मुझे भी टर्म शीट दे दी, तीसरे को भी दे दी. फाइनली आपसे डील कर ली, ओके. और ये जो सब जो यहाँ से सीखा हो हमको बोल दिया सॉरी हमने कंपीटिंग कंपनी में डाल दिया.
ये मैं नहीं कहता हूँ कि हर वीसी ये करते हैं, काफ़ी कुछ अच्छे वीसी हैं जिनके उसूल हैं, बट बाकी लोगों के वसूल बहुत ढीले हैं, राइट। और जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं एंड हमें ये ज़रा उनको नॉर्मल ह्यूमंस की तरह ट्रीट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको चोरों की तरह ट्रीट करें, इट्स नॉर्मल ह्यूमंस, उनको पेडेस्टल में ना बिठाएं, राइट, कि ये हमसे ज़्यादा जानते हैं। वेंचर कैपिटल इज़ अ स्मॉल एसेट क्लास, मतलब कि आपके जो भी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में एसेट्स, जैसे शेयर बाजार है, ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स देयर, रियल एस्टेट, एवरीथिंग, राइट। वेंचर कैपिटल इतना छोटा है, मे बी आई थिंक इट्स लेस देन 1% और 2% इन द वर्ल्ड ऑफ एसेट्स, बट बड़ा सेक्सी है, अच्छा लगता है, इसलिए पेपर में बड़ा लंबा आता है। पर आप इनकी पूरी इंडिया में कितना वेंचर कैपिटल होगा आज के दिन में, राइट? आप बता दो। हाँ, मुझे पता नहीं, बट आई डोंट थिंक इट कैन बी मोर देन मे बी, मैं वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी को हटा देता हूँ, खाली वेंचर कैपिटल लगाऊंगा तो मैं आई डोंट इवन नो इफ देर आर मोर देन $2 billion फंड्स इन वेंचर कैपिटल, $3 billion फंड्स ऑन स्टैंड अलोन, राइट। टोटल होगा मे बी $10 billion, $20 billion इंडिया में लगा हुआ होगा वेंचर कैपिटल, और इतना भी नहीं लगता। अर्ली स्टेज तो बहुत ही कम होगा, राइट। अर्ली स्टेज में सम ऑफ द बेस्ट फंड्स, बेस्ट वेंचर फंड्स डोंट इवन हैव $1 billion डिप्लॉयड आउट ईयर। जबकि आप इंडियन इकोनॉमी में देख लो, इंडियन स्टॉक मार्केट में देख लो, व्हाट इज़ आवर मार्केट कैप, व्हाट इज़ द मार्केट कैप ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। मुझे पता नहीं, मैं स्टॉक्स फॉलो नहीं करता हूँ इतना, लेकिन दिस विल बी अ फ्रैक्शन, एक छोटा सा हिस्सा होगा, 10वां नहीं 100वां हिस्सा होगा हमारे स्टॉक मार्केट का वेंचर कैपिटल, राइट। इट्स सो स्मॉल। और अगर मैं रियल एस्टेट और सब कुछ लगा दूं तो कुछ भी नहीं है, राइट। बट इट हैज़ बिन फेमस बिकॉज इट डिड क्रिएट इनोवेशन एट वन टाइम। आज ज़रा ज़्यादा ही हो गया है, राइट। एंड दिस इज़, हम किसी और का वेंचर कैपिटल इज अबाउट किसी और का पैसा लेते हैं, किसी और को देते हैं, किसी और को देते हैं, बीच में हम कमीशन बनाते हैं। अगर हम पैसा नहीं भी दे तो भी कमीशन बनती है, पैसा काम नहीं भी करे तो भी 2 and 20 होता है इस गेम में। मतलब कि मैंने किसी से $100 million अच्छा पूरा ले सही लिया। से समझा दो सर, बढ़िया सही। Venture मेरे को तो नहीं पता, आप बता दीजिए पूरा। वेंचर कैपिटल ऐसे चलता है, मतलब अगर मुझे फिर बिजनेस कहीं करना है ना, तो वेंचर कैपिटल का बिजनेस करो। जिसको भी बोलता हूँ सब लोग वेंचर कैपिटल में घुस जाओ, बहुत बढ़िया बिजनेस है, राइट। आप किसी और से पैसे लेने, सो लेट्स से आप और मैं फंड शुरू करते हैं, ठीक है। अभिमान फंड, अभिषेक और मनीष का अभिमान फंड हो गया, स्टार्टेड। अभिमान फंड शुरू हुआ और हमने अनाउंस किया कि हमें $100 million का फंड शुरू कर रहे हैं, राइट। अभी सबसे पहले हम बोलेंगे, पहले किसी को एक एंकर इन्वेस्टर चाहिए जो पकड़ेंगे। आपके कॉन्टैक्ट्स में, मेरे कॉन्टैक्ट्स में कोई एक बंदा मिल गया, उसको बोलेंगे यार प्लीज़ आप $1 million डाल दो। काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स है जो शायद डाल सकते हैं, क्योंकि बोलेंगे ठीक है, आपको आज नहीं देना है, कमिट करना है $1 million, राइट। $100 million में से ऑलरेडी लॉन्च्ड अ फंड एंड ऑलरेडी हैव इनफ साइन अप्स, राइट, फ्रॉम एंटरप्रेन्योर्स लाइक सो एंड सो, 3-4 बड़े नाम ले लेंगे और जो सही के नाम है, और उनसे साइन अप हो गया। फिर हम पहुँचे यूएस में, देखा कौन कौन इन्वेस्ट कर रहा है। जो फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं उनको लिमिटेड पार्टनर्स बोलते हैं, एलपी बोलते हैं, और हम दोनों हैं जनरल पार्टनर्स। तो हम दोनों पार्टनर हैं, यूएस में गए, वी गो टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मैं ऑक्सफोर्ड से हूँ, मैं बोलूँगा मैं ऑक्सफोर्ड से हूँ, मैं स्टैनफोर्ड में जाऊँगा, अपना रेज्यूमे बताऊँगा, कुछ कॉन्टैक्ट निकालूंगा, किसी ना किसी से 1, 2, 4, $5 million और ले लूँगा। वंस यू गॉट ए $5 million, आपकी गाड़ी चल पड़ी, राइट। नाउ यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ये सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क वीसीज को इस फेज में करना पड़ता है, अच्छा, पैसे रेज करने में, राइट। और यही मेन स्किल है, पैसा रेज करना है। इट्स हार्ड वर्क, यू नीड टू नो वेयर पैसा आ रहा है, नेटवर्किंग करके, ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द होल लैंडस्केप के कौन कहाँ लगाते हैं। तो लॉट ऑफ फॉर एग्जाम्पल फंड्स कम फ्रॉम व्हाट इज नोन एज एंडाउमेंट फंड्स। तो स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड के बड़े बड़े फंड्स होते हैं, एंडाउमेंट फंड्स होते हैं, जो उनके थ्रू चैरिटी हैव कम टू देम, राइट, टू टेक केयर ऑफ स्कॉलरशिप्स, ये वो। अभी उस फंड को कहीं लगाना है, राइट, उसको बढ़ना है, सो दे हैव फंड मैनेजर्स फॉर दिस फंड्स। उसमें से 2% लोग, 2% ऑफ द फंड्स दे इन्वेस्ट इन वेंचर कैपिटल। ज़्यादा क्यों नहीं करते? उनको मालूम है यार इसमें कुछ रिटर्न आएगा ही नहीं, राइट, इतना ही आएगा। तो ऑल्टरनेट
एसेट की तरह उसमें डाल देते हैं. बाकी सब कहाँ डालते हैं? Bonds, stock markets, other type of safe investments, right, where you'll get 8, 10, 12% return. And आज US में भी the stated return for venture capital aggregate is not more than 12%. आप जाके देख सकते हैं. Okay, so 2% वहाँ किए. तो हमने अभिमान फंड में ऐसे करके सबसे ज़्यादा मेहनत 1 साल चक्कर काटे, पूरी सबके साथ मिले और हमने बोला हमारे पास बेस्ट नेटवर्क है, मेरे पास पॉडकास्ट है, मेरे पास माँ है, ओके, दोनों कंबाइन करके हमने किया ये फंड. और हम विल मेक अ गुड थीसिस. आई हैव गॉट सो मेनी डील्स इन द पाइपलाइन, राइट? बोथ ऑफ अस आर एंटरप्रेन्योर्स नाउ गेटिंग इनटू इन्वेस्टिंग. वी आर बेटर देन ऑल द वेंचर कैपिटलिस्ट. That's why we'll deploy our money better and make it smart money, right? खाली पैसा ही नहीं करेंगे, हम उनको एडवाइस भी करेंगे और खाली थियोरेटिकल एडवाइस नहीं, दोनों हम एंटरप्रेन्योर से करेंगे. हमारा फंड चल गया हो और 30, 40, 50 मिलियन पे सून मैंने बोला 50 मिलियन हो गए हैं, हम क्लोज करते हैं, राइट? इट इज़ डिफिकल्ट टू रेज इट. आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स वेरी ईजी, राइट? द फर्स्ट टाइम इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रेज मनी, राइट? आपका हो गया 50 मिलियन का फंड हो गया, ऐसे आई क्लोज इट एट 50 मिलियन. आपने डिप्लॉय करना शुरू कर दिया. ये जो फंड होता है, ये इसमें जिससे भी पैसे हमने लिए हैं उनको हमने बोला है कि आपको 20% मिलेंगे, जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसमें से आपको 20% हमें मिलेंगे, बाकी आपके पास जाएगा, 80% आपके पास जाएगा. और ये फंड डिप्लॉय करने का इसका मैनेजमेंट फ़ी है 2% हर साल का. सर म्यूचुअल फंड में भी होता था एक ज़माने में 1%, आज 0.25% पे आ गया है. काफ़ी फंड मैनेजर्स के फ़ी होते हैं. एक्चुअली फ़ी 2 and 20 का बिजनेस ये है कि 2% तो आपको मिलेगा ही. आप 50 मिलियन कितने हुए? कुछ आई थिंक 400 करोड़ हो गए. ओके, 400 करोड़ पे 2% हो गए 80 lakhs. 400 करोड़ पे 8 करोड़ हुए, 8 करोड़ हुए, राइट? बिकॉज 10% इज 1% इज 4 करोड़. सो 8 करोड़ आपको हर साल मिलेंगे. क्या? एंड आप और मैं, मेरे लिए तो बहुत है यार, उसमें से आप 7 रख लेना, मेरे को 1 ही दे देना, मेरे लिए बहुत है, ठीक है. पर 8 करोड़ में हमें कंपनी चलानी है, फंड चलाना है. तो हम क्या करते हैं, हम पार्टनर हैं, हम 3-3 करोड़ की सैलरी लेते हैं, 2-2 करोड़ की सैलरी लेते हैं, 5-6 स्टाफ रख लेते हैं, दैट्स इट, राइट? और बहुत फैंसी जगह में, लीला में, ज़्यादातर बिजनेस सेंटर में अपना ऑफिस ले लेता हूँ, हो गया, राइट? तो पैसे हमें को खर्च करने हैं और यहाँ पे करना है. आई हैव टू एंटरटेन अदर्स, आई हैव टू एंटरटेन इन्वेस्टर्स. जो और मैं बताता हूँ इन्वेस्टर्स व्हाई आई हैव टू एंटरटेन. एनीवेज, ये मेरी गाड़ी चल गई, मैंने इन्वेस्टमेंट करने लग गए. मैं राम भरोसे भी इन्वेस्टमेंट अगर कर लूँ, क्या, आँख बंद करके ऐसे ही 50 जगह में पैसा डाल दूँ, उसमें से आधा बढ़ेगा, आधा घटेगा. क्या? मोस्टली 10-20% बढ़ेगा, 80 घटेगा. 20 में से 10 बहुत अच्छे करेंगे, बाकी थोड़ा बहुत ठीक करेंगे. ये मैं 2-3 साल पैसे लगाने लग जाता हूँ. और जो 20 है ना, जो अच्छा कर रहे हैं, आई विल टेक दैट स्टोरी, गो बैक टू यूएस. मैंने बोला चल अभिषेक, यूएस वापस जाते हैं, अभिमान फंड का फंड 2 शुरू करते हैं. मतलब भाई 50 मिलियन तो पूरे खर्च नहीं हुए हैं. फंड का साइज का 7 ईयर में हमने बोला है कि पैसे लौटाने हैं. बोला हाँ, वो लौटाएंगे हम, ये तो कंपनियां बढ़ेंगी, जैसे डालेंगे लौटाएंगे. हम सेकंड टाइम यूएस चले जाते हैं और सबको बोलते हैं हमारा अभिमान फंड बड़ा अच्छा चल रहा है, ये देखिए ये टॉप की 20 कंपनियां कैसे कमा रही है, बहुत बढ़िया, ये डेटा है, सब कुछ है. और उन्हीं लोग के पास जाते हैं वापस, जो बड़ी इंडाउमेंट कंपनीज के फंड मैनेजर हैं, उनको बोलते हैं आप नए फंड में, हमारा ये $200 मिलियन वाला फंड है, इसमें आप प्लीज़ इन्वेस्ट करें. अभी अगर आप वो फंड मैनेजर हो और आप मुझ में नहीं इन्वेस्ट करो, आप अपने बॉस को ये मैसेज भेज रहे हो कि मेरा पहला डिसीजन गलत था. वो बाय नेचर ही इन्वेस्ट करेंगे, कुछ नहीं तो इतना ही डालेंगे, क्योंकि उनका काम भी है भाई किसी को ढूंढना और 2% डिप्लॉय करना है उनको, राइट? और 2% इज अ लॉट ऑफ मनी इफ यू आर रनिंग अ $100 बिलियन फंड एंड आई एम ओनली आस्किंग यू $5 मिलियन, राइट? दैट वर्क जो मैंने बहुत पहले साल में हमने बहुत मेहनत करी थी, सेकेंड ईयर थोड़ा कम हो जाता है, थर्ड ईयर और भी कम हो जाता है, फोर्थ ईयर वापस मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मेरी फर्स्ट फंड की कंपनियों का रिजल्ट आने लग गया है और रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है. रिजल्ट हमेशा खराब, थोड़ा बहुत ऐसा ही रहेगा, खराब भी ज़्यादा नहीं रहेगा, बहुत बढ़िया नहीं रहेगा. मेरा लक अच्छा है तो बहुत बढ़िया रहेगा, तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. बट इनवेरिएबली उनकी जर्नी, स्टार्टअप की जर्नी सिमिलर रहती है. केवल यही डिफरेंस है कि जो स्टार्टअप फेज़ में
हमें जो हमारा पहला पैसा रेस करना है, आई बिलीव इज़ ईजियर। वेंचर कैपिटल वालों को अभिमान फंड को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बट पर ज़्यादातर अभिमान फंड वाले जो हैं वो कोई बड़े बैंक में उन्होंने काम किया होगा, इन गोल्डमैन सैक्स समवेयर एल्स, तो फंड शुरू करने से पहले ही उनके पास 3-4 लोग हैं जो उनके बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो जिनको उन्होंने बोला है कि मैं फ़ंड शुरू करने वाला हूँ, आ जाना आप, राइट। सो उनकी वो उसी सर्किट से होते हैं। सो इट्स ईजियर देन व्हाट वे। हमें नया शुरू करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगले फंड के लिए नहीं मेहनत करनी पड़ेगी। होल्ड ऑन, अभी इसका गणित भी कर लेते हैं। धंधा पैसा तो कमाना है। तो आपने 50 मिलियन फंड किया, 400 करोड़। नेक्स्ट फंड आपने रेज किया 200 मिलियन का, ठीक है। वो 200 मिलियन हुए, 100 मिलियन इज 8,000 करोड़, तो 16,000 करोड़। 16,000 प्लस 400, 1,600 करोड़ प्लस 400, 2,000 करोड़। 2,000 करोड़। इसका 2% है 40 करोड़। आपको और मुझे 40 करोड़ हर साल मिल रहा है। हमने थोड़ा और बढ़ा दिया, टीम और कचरी, ऑफिस अच्छा कर लिया, 2 माले ले लिए, और अब हम जाएंगे केवल बिजनेस क्लास में ही जाएंगे, लेकिन डोमेस्टिक में बिजनेस क्लास इतना है नहीं, तो हमें फिर इंटरनेशनल भी जाना पड़ेगा बिजनेस क्लास में ही। ये मुझे और मेरा मेन टाइम ये आ जाएगा दूसरे इन्वेस्टर से मिलना, क्योंकि मुझे मेरी आँख चौथे फंड पे है, क्या है। और लोकल, क्योंकि मेरे पास पैसा है। इंडिया में तो ये इतना ख़राब है कि इंडिया के वेंचर कैपिटलिस्ट सीरीज ए के लिए भी बैंकर से बात करते हैं। बहुत कम अभी खुद जाके डील्स ढूंढते हैं, और बैंकर आएगा आपके पास, वही करेगा, सब कुछ करेगा, आप देखोगे। फिर उसमें से मैं तो कह रहा हूँ कि आज तक कोई मुझे ऐसा फंड नहीं मिला जो अपनी पूरी डील पाइपलाइन ओपनली बताए। 2-3 फंड है जो बहुत फ्रैंक है, वो बहुत ओपन है। ब्लू मून में से एक फंड है जो अपना चिट्ठा खोल देता है, लेकिन वो भी ये नहीं खोल पाएगा कि डील पाइपलाइन क्या थी। डील पाइपलाइन मतलब कि कितने इन्वेस्टमेंट्स रिक्वेस्ट हमारे पास आए थे, ये कौन थे, किन रिक्वेस्ट को हमने मना किया, किन को हमने लिया, राइट। एट द एंड ऑफ इट नेट रिजल्ट क्या हुआ, वो फंड्स उनको किसने फंड किया, उनमें से कौन सक्सेस हुए। काफ़ी फंड्स ये बताते हैं कि हमने वहाँ इन्वेस्ट नहीं किया, ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी, और दे ट्राई टू बी वेरी हम्बल। द फैक्ट इज़ कि आप पूरा अपना पाइपलाइन बताइए, फिर आपको मालूम पड़ा कितनी बड़ी गलतियाँ करी है आपने। एंड दिस होल गेम इज़ फाइनली स्प्रे एंड प्रे, राइट। मैं तो कहता हूँ बहुत बढ़िया बिजनेस है। देयर इज़ अ फंड मैनेजर हु हैज़ टू डिप्लॉय इनटू ऑल्टरनेट एसेट्स, वेंचर कैपिटल इज़ वन ऑफ देम। आपको खाली उनका काम ईजी करना है। और अभिमान फंड में जो भी आपके एंटरप्रेन्योर सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जब भी आपका एग्जिट हो, आप 100 करोड़ कमाओ, उनमें से 2% ज़्यादा नहीं हमें दे दीजिएगा, राइट। हम आपको पूरी कोशिश करके उसको ट्रिपल करेंगे, राइट। सर आजकल ये भी बोला जाता है कि हर स्टारबक्स में एक फंड मैनेजर बैठा है, 2 वीसी बहुत बैठा है। मैंने बहुत रील देखी है। इज इट एक्चुअली ट्रू? या आई थिंक मैं तो कभी गया नहीं हूँ लेने। सो आई डोंट नो अगर फंड मैनेजर या इन्वेस्टमेंट बैंकर बैठे हैं, और आई एम श्योर दैट माइट बी ट्रू। आई थिंक इट विल बी बिकॉज ये एक तरह से देयर इज अ पॉजिटिव साइड टू दिस, दैट क्योंकि फंड्स आर देयर, पीपल कैन डू क्रेजी थिंग्स, और उस क्रेजी थिंग्स में कुछ 10% चीज़ें ढंग की भी है, राइट। तो एक्सेस टू मनी समटाइम्स इज गुड, राइट। एंड अगर स्टारबक्स में वो बैठे हैं, काम कर रहे हैं और एक्सेस दे रहे हैं पैसे का, मैं और ठीक है। क्योंकि मेरे लिए ये जिस तरह मैं ये काफ़ी लोग देखते हैं, मैं भी इसी तरह से देखता हूँ कि ये अमीर देशों के गरीबों का पैसा है जो यहाँ के अमीरों को आता है। अगर ये पैसा आप और मैं आप अगर 10-15-20 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं हर साल, आप इंडिया के अमीरों में माने जाएंगे। ये मिडिल क्लास का जो हम ढोंग करते हैं, अपर मिडिल क्लास, ये गलत है। आप नंबर्स देखिए, द नंबर ऑफ पीपल हु अर्न मोर देन 20 lakhs आर 2%, 30%, राइट, सॉरी 2% to 3%, तो दे आर द अमीर। ओके, उसमें कुछ है जो करोड़ों कमाते हैं, राइट। सो वाह। और जो फंड जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं बैंगलोर में और गुड़गांव में, दे आर ऑलरेडी अर्निंग मोर देन 20-25 lakhs जब वो जॉब छोड़ रहे हैं या कुछ छोड़ रहे हैं। सो दे ऑलरेडी द रिच। सो द जो वहाँ के गरीब है, यूएस के गरीब है, उनका जो
पेंशन जाता है, पेंशन फंड्स में जाता है, वन ऑफ द बिगेस्ट पेंशन फंड्स इज स्कैल्पर्स, देयर आर मेनी पेंशन फंड्स, वो भी उनके जो 100 रुपये हैं उनको जो इन्वेस्ट करने हैं पेंशन फंड को, उसमें से 1% 2% वो वेंचर कैपिटल में डाल देते हैं। तो वो वेंचर कैपिटल का पैसा यहाँ आता है। सो इन सम वेज ठीक है, इंडिया में पैसा आ रहा है, इकोनॉमी में जा रहा है, बहुत बढ़िया, इट्स नथिंग रॉन्ग, allows you to take some good bets, right? But I think the origin of venture capital very different, was to take innovation, science many steps ahead. वो आपको नया बिजनेस मॉडल करना है ग्रोसरी डिलीवरी के लिए, उसके लिए पैसा चाहिए. आई जस्ट फाइंड दैट नॉट साइंस, नॉट टेक्नोलॉजी, नॉट इनोवेशन. इससे अच्छा why don't you invest in healthcare, saying how do you improve lives? I find that useful, right? But to get the rich quicker delivery from Blinkit or anything else, right? And these are well-run companies, but कह रहा हूँ कि यार it's not even fulfilling. आप क्या कर रहे हो? नहीं चाहिए. मैं भी इस बारे में बात करता हूँ आपसे. पहली बात तो इंडिया में इनोवेशन हो ही नहीं रहा है. मतलब कोई भी नया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश ही नहीं कर रहे. पहली बात तो हम सब कॉपी पेस्ट करके पैसा रेज करके निकलने की बात कर रहे हैं. मैं 2-3 बातें करूँगा सर यहाँ पे. एक कंपनी आई थी उड़ान, HSR लेआउट में, HSR लेआउट और उसके आसपास उड़ान. आई वॉज शॉक्ड सर. और मैं अपने फाउंडर को कहता था यार क्या कंपनी यार, गजब, हर जगह उड़ान के ऑफिस है. बैग देखो तो उड़ान का, आदमी देखो तो उड़ान के, ऑफिस देखो तो उड़ान के. हाँ. और आज देखता हूँ तो उड़ान गायब है, उड़ गया. एक भी जगह नहीं है, कहीं ऑफिस नहीं दिखता सर. Really? पूरे HSR में कहीं ऑफिस नहीं है. जहाँ मैं ऑफिस लेते सब खाली है, एक सिंगल ऑफिस मुझे कहीं नहीं दिख रहा है. एक टाइम में मेरा एस्पिरेशन था. दूसरा, पहले ही कंपनी आई, बहुत पैसा उठाया, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है. ये तो चाहते थे कि पूरा डिस्ट्रीब्यूटरशिप यही ले लें, पार्ले जी भी यही ले लें, सब यही ले लें, पर गवर्नमेंट ऐसा करने नहीं देगी, क्योंकि बहुत कंपनियों ने अपना डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाया, ये करा है, तो आप तो एकदम से आके नहीं कर सकते. आज जो जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट जो कर रहे हैं, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट इनको कभी आगे बढ़ने देगी? मेरे हिसाब से तो कभी नहीं बढ़ने देगी. एक लिमिट होगी इसकी, और एक ऐसी लिमिट होगी जहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत पैसा उठाया है मार्केट से. I think it's a good question. And it's a question, is a deeper separate conversation on regulation. कहाँ regulation होना चाहिए? मेरे हिसाब से जितना कम regulation हो बढ़िया है. But I also believe in regulation where market is failing. Right. अभी market is failing to, so for example, आप Uber देख लीजिए. Right. There was a gap. The government failed to give good infrastructure for transport. Right. Through their own schemes के ऑटो भी है, टैक्सी भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, मेट्रो भी होना चाहिए, लोकल ट्रांसपोर्ट, बस. पर इट वाज नॉट गुड इनफ, इसलिए ऊबर आ गया और सक्सीड हुआ. अभी एक बार वो सक्सीड हो गया, एक्चुअली वो सरकार का काम कर रहा है, राइट. बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट दे शुड नॉट बी मेकिंग मनी बिकॉज दिस इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क, राइट. दे कांट बी हैविंग अ मोनोपोली देयर, राइट. And it needs to be capped. So this is it's important to have incentive for innovation. नहीं तो innovation नहीं होगा. But it's also important to have a cap to that. पर कोई लोग कहते हैं cap नहीं हो, cap होगा तो फिर incentive कहाँ से आएगा? लेकिन क्या मेरी ज़िंदगी में Uber के बिना बिता सकता था? Perhaps. अगर वो पैसा कहीं और healthcare, medical research और focus on how do you do low cost healthcare in रूरल इंडिया, आई थिंक उस पर खर्च होता, राइट. तो बढ़िया था, राइट. सो आई इट इज़ अ डिफिकल्ट वन टू एक्सप्लेन. आई थिंक यू हैव टू आफ्टर सम टाइम आपको देखना चाहिए कि जो भी, क्योंकि मैंने भी वेंचर कैपिटल का पैसा एक ज़माने में लिया है, राइट, टू डू दैट. एंड टुडे व्हेन आई लुक एट इट, आई थिंक दैट आई इवन अ बिजनेस लाइक माइन, मुझे नहीं लेना चाहिए था वेंचर कैपिटल पैसा, राइट. बिकॉज आई थिंक आई कुड हैव डन इट विदाउट दैट, done it more sustainably, right, done it better, and companies like this should not do that. They get wrong incentives, right. But you're right कि जो hardcore innovation है नहीं हो रहा है, right. And ये US में भी problem है. I think अगर आप if you look at the whole FANGs में कौन आ गया? Facebook, Apple, Nvidia, Nvidia था, Netflix, sorry. Facebook, Apple, Netflix, Google, and S में कौन आता है यार? Who's the one in the FANGs? But anyways, if you see FANG only, Facebook, Apple, Netflix, Google, if you look at these guys, आप अगर इनमें देखो तो I don't find Facebook innovation
that has impacted quality of life. Actually, it has taken away quality of life, right? And the billions of dollars that have gone into it, right? So I think Apple, you can yet say, okay, there's a product innovation, it's done something out there, and it's a real hardware company, and it's not funded by VC money, or say. So they have done some innovation which has impacted a lot of industries in the way chips are designed, products are made, and to some extent impacted quality of life. So I will yet not put them down. I think that's a good innovation company. NVIDIA, genuine technical, NVIDIA नहीं, ये तो Netflix है. Netflix is an innovation of delivering content, definitely. But again, it's again for a certain strata of society. ये उसके जो rich है उनके लिए ज़्यादा है, right? But ठीक है, right? Google did innovate significantly on search, right? Today I find Google जहाँ innovate कर रहा है, जहाँ impact कर रहा है small businesses को, is on Google, on the whole Google sites as well as on the Google suite, right? Which is very important, right? Because you can now start off a business, आपके पास पूरा है Google Drive, everything's there. So there is some innovation out there. But did you need billions of dollars for that? No, perhaps not, right? So for search, organizing world's content, and today having billions of dollars invested in there, I'm not so sure, but I yet feel okay about it. When I come to Amazon, that's another FAANG. So it's FAANG. I think it's innovated in the way we've got access to delivery. A lot of small businesses have been able to do this, right? But beyond a certain point, I think there's been a big cost, right, on small businesses, right, who've not been able to survive. तो जो भी small businesses का पैसा है, जो margin है, वो आज Amazon में दिख रहा है, right? And Amazon has improved quality of life for a lot of people, but it has also taken away quality of life from a lot of people. And the decision there is that how do you want to allocate capital? आप capital कैसे डालना चाह रहे हैं? आप यहाँ डालना चाह रहे हैं, कहीं और डालना चाह रहे हैं? मेरे व्यू में ये सब चीज़ें नहीं रेगुलेट करनी चाहिए. So we should not have regulation out here, but we should at least have some system of being able to take enough money in and put it in to areas which are important. Especially for me in India, healthcare and infrastructure are very important. Build that, right? Regulation में क्या है तो बहुत negative energy आ जाती है. इसलिए I'm not a big regulation fan. Or regulation can never be created. Very few people can create good regulation. उसका आप कुछ करना जाओ, unintended consequences बहुत आता है. So आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ रेगुलेशंस को लेके? आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए गवर्नमेंट के रेगुलेशंस लेके, क्योंकि आप भी छोटा बिजनेस तो कर नहीं रहे हो? Yeah. So दो तरीके हैं. One is that we are very clear जब हमने बिजनेस शुरू किया कि ये सॉफ्टवेयर में तो ये गिवन चीज़ है, लेकिन फिजिकल बिजनेस में दुकान है, प्रिंट की दुकान है, क्लियर थे कि ना हम किसी को ब्राइब करेंगे, राइट? या तो गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनीज, और बड़ी और हर जगह इंडिया में रिश्वतखोरी है. बिल्कुल है. ये बड़ा प्रॉब्लम था. आप बढ़ाने लग जाओ, और ये प्रॉब्लम तभी ज़्यादातर आता है, दो चीज़ों में आता है. जब तो इट्स रिलेटेड टू रेगुलेशन, आई विल कम टू दैट. कि मेरा जब एक हमारी थीसिस थी, हाइपोथेसिस थी, जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, कि इंडिया में देयर विल बी बेटर गवर्नेंस एंड रेगुलेशन ऑन द टैक्स, राइट? मतलब कि टैक्स नियमों का पालन बहुत होने वाला है, एंड इट विल इम्प्रूव एंड पीपल विल हैव टू पे टैक्स. गवर्नमेंट विल स्टार्ट ट्रैकिंग दैट वेरी वेल. Secondly, labor cost will grow a lot in India. So technology का play मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में, हमारे जैसे बिजनेसेस में काफ़ी बढ़ने वाला है, ऑटोमेशन का. और से ये दो हमारे बेट्स थे. मैं बोला ये तो होना ही है, राइट? और हुआ है, लेकिन मैंने सोचा 3-4 साल में होने वाला था. ये 15 साल लग गए इसको, राइट? और अभी भी वहाँ तक नहीं है, एंड इट्स कम विद इट्स साइड इफ़ेक्ट्स. सो फॉर एग्जांपल, जब हम आए थे तब इंडिया वापस आए थे, बिज़नेस शुरू किया था, आई थिंक VAT तब था, वैट आया था. बट वैट का इम्प्लीमेंटेशन ऐसा था कि बहुत कम लोग वैट भर रहे थे. और आप कहीं भी चले जाओ, वैट तब अगर वैट था और आज GST है. आज ही देख लो, आज के एग्जांपल देख लो, GST 18% है इस बिज़नेस में. तो और जो हमारे कंपटीशन है एवरीवेयर इन ऑल द पेपर प्रिंट इंडस्ट्री, मानी हुई चीज़ है 1/3, स्पेशली जो रिटेल कंपटीशन है, नॉट ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज, वेरी लार्ज, मणिपाल, वनपाल, ये ऑर्गेनाइज्ड लार्ज कंपनीज है.
लेकिन जो रिटेल कंपटीशन है 1/3 1/4 से ज़्यादा 1/3 से ज़्यादा नॉन बिल्ड रेवेन्यू है। राइट। हाँ, तो और अपने राजस्थान में ये तो उल्टा होगा। एंड और मुझे इस पे बड़ा गुस्सा आता है, राइट। और मेरे राजस्थानी फ्रेंड्स को मुझ पे बड़ा गुस्सा आता है कि भाई ये क्यों कर रहा है तू, सरकार को क्यों पैसे जा रहा है, बेकार में बात कर रहे हैं। देखो अगर कुछ भला करना है तो इसी को प्रॉफिट कमा के लोगों को दे दिया कर। हम बोला यार तुम्हें ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये तो इस नियम को आप ब्रेक कर लोगे तो ये तो सही नहीं होगा, राइट। सो ये नियम हम नहीं ब्रेक करते। और इसमें एक डबल वैमी है कि एक तो आप पैसा दो ये टैक्स का, राइट, आपको कंपटीशन नहीं दे रहा है। सो इफ़ यू आर गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड एंड इफ़ यू वांट टू बी ऑर्गेनाइज्ड, इट्स अ बिग डिसएडवांटेज टू यू। और सेकेंड है PF ESIC, ये सब आप दे रहे हो, कंपटीशन नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा भी। सो दैट्स अनदर। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर भी कम है, उनके पास टैक्स में भी बचत है, और उनके कस्टमर जो कुछ है वो कहते हैं मुझे बिल नहीं चाहिए, चलेगा, राइट। मैं दिल्ली में हमारी गुड़गांव की दुकान में था और एक दंपति थे वहाँ, और उन्होंने थोड़ा नेगोशिएट किया। मैं उस टाइम दुकान भीड़ में था, तो भीड़ लगी हुई थी, तो मैं एक काउंटर मैन कर रहा था। मैंने बोला मैं आपको प्राइस दे दूंगा। मैंने प्राइसिंग दी, उन्होंने बोला आप तो महंगे हो। मैंने बोला आप डिस्काउंट मिल जाएगा आपको स्टोर मैनेजर से 5% तक। उन्होंने बोला ठीक है, सब कुछ हो गया, सब सेट हो गया, कभी चाहिए था। हमने बोला थोड़ा जल्दी दे देंगे ये सब। फाइनली मैं चले गया, मैं देखा कि वो बाहर जा रहे हैं। मैंने बोला ऑर्डर हुआ? उन्होंने ऑर्डर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उन्होंने बोला GST कैसे लगा रहे हो आप, हमें तो नहीं देना GST, बगल वाला GST नहीं दे रहा है, और आपका प्राइस भी ज़्यादा है। वो क्वालिटी थी कि मैं आपका प्राइस ज़्यादा दे दूँगा 5%, लेकिन GST क्यों दूँ इसके ऊपर, वो भी 18%। वो भी 18%। बोला ये तो सो दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम। एंड ये एक तरह का रेगुलेशन है जिसका हमें द वे इंडियन, जब हम डेवलपिंग कंट्री है, अगर आपको सबसे टैक्स भरवाना है, आप सबसे पहले उनके पास जाएंगे, आप इंस्पेक्टर है जिनके बारे में आपके पास डेटा है। नहीं जाएंगे पर डेटा किसके पास बारे में होगा? जो टैक्स भर रहे हैं, आप उनके पास जाएंगे कि आप भाई भर रहे हो, आप कह रहे हो कि आप हर महीने 50 लाख GST भर रहे हो, 25 लाख रुपए GST भर रहे हो, ये सही भर रहे हो कि नहीं, वो मुझे बताओ। क्या सर बहुत टेंशन है यार, तो GST के मेरे पास आज 5 नोटिस आए हुए हैं, राइट। और जिस एंटरप्रेन्योर से बात करूं सबके पास आए हुए हैं, राइट। लेकिन मेरा मानना ये है कि हमारे पास डेटा है ना, इसलिए हमारे पास सबसे ज़्यादा आते हैं, और बाकी उनके पास भी जाएं, लेकिन हमारी लाइफ टाइम में शायद उनके पास हमारे कंपटीशन के पास जाएंगे, सबसे पहले उनको या तो वहीं पैसा मिल जाएगा, खत्म, गेम खत्म। हमारे यहाँ एक GST वाले आए थे जो किसी और कस्टमर के इन्फॉर्मेशन के लिए आए थे, और उन्होंने 12 बजे घुसे हमारे ऑफिस में, एक सैटरडे। ही वॉज देयर टिल 11 o'clock इन द नाइट। सबको सताया, सबके ऊपर बोला कि तुम्हारी फैक्ट्री बंद करवाएंगे, ये करें। और हम एक्चुअली डर रहे, कहाँ गलती कर रहे हैं हम। उन्होंने छोटी छोटी गलतियाँ निकाली, और छोटी मोटी जो गलतियाँ निकाल रहे तो सही थी, हमें नहीं पता कितनी बड़ी थी। मेरे CA थे वहाँ, सब कुछ था। फाइनली 11:30 बजे उन्होंने पैसा मांगा। तब मैंने बोला अच्छा चलो, पैसा तो हम देंगे नहीं, लेकिन मुझे पता है कि हमारी गलती नहीं है, इसको पैसे चाहिए। क्या बाद में जिससे भी बात की उन्होंने बोला ये होता है, कॉमन प्रैक्टिस है, राइट। और 12:30 बजे वो वहाँ गए, और उनको पैसा नहीं मिला, बड़े गुस्से में गए। उन्होंने बोला हम वापस आएंगे, सब कुछ करेंगे। और उसके बाद मुझे 4 नोटिस आ गए वहीं से, और वो जो उनका नाम था उस पर लिखा हुआ। मैंने बोला यार गूगल करूं कौन है। उस दिन मैं ऑफिस में नहीं था। मैंने कौन है, मतलब क्यों इतने परेशान कर रहे हैं। हमारी टीम को हम बुला के घंटों भर वेट करवा रहे हैं, घंटों भर इंफॉर्मेशन लगवा रहे हैं। और द ट्रेजेडी है कि आई नो इन माई इंडस्ट्री फ्रॉम माई वेंडर्स कि आप ही हो जो सब चीज़ का बिल लेते हो। मेरे जो एक बड़े पेपर के वेंडर हो, कहते हैं साहब, वो भी मारवाड़ी हैं, 700 लोगों को मैं सप्लाई करता हूँ बेंगलोर में और बेंगलोर के अराउंड डिस्ट्रिक्ट्स में। 2 लोग हैं जिन्होंने कभी मुझसे किसी और चीज़ का बिल नहीं मांगा या बोला कि मुझे बिल नहीं चाहिए, ये कैश का मामला है। और उनमें से एक प्रिंटो है, और एक दूसरा उन्होंने प्रिंटर बताया तो कहीं कहीं बाहर के हैं, और उन्होंने कहा कि यही है, तो आप ये क्यों नहीं कर रहे हो, राइट। और तभी मैं सोच रहा हूँ कि वी आर द फर्स्ट वंस टू बी कॉट बाय GST डिपार्टमेंट। और कुछ ना कुछ लकीली उन्होंने जो गलतियाँ निकाली इतनी छोटी थी कि बिल पे साइन क्यों नहीं है, इस बिल पे ये क्यों नहीं है, ये एड्रेस सही है।
पर उसमें बहुत टाइम गया है हमारा और अभी तक वो चालू है। फिर मैंने उनको गूगल किया, ये कौन है सुपरिटेंडेंट या केस ऑफिसर जो इसने कर रहा है, जो उनका इंस्पेक्टर है, कहीं उड़ीसा थे, और उसमें निकला कि वो उड़ीसा में एक ब्राइबरी चार्ज उनके ऊपर था, तो शायद उनका भी ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ। हाँ, तो यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आ गए बैंगलोर, तो वाह, यहाँ तो पैसे बड़े लोग हैं। पैसे ही करा रहे हैं यहाँ हाँ, और सब आईटी वाले हैं, सब इंजीनियर हैं। ओके, बोले यार दे दो 50,000 रुपये दे दो, उसको बाहर निकालो यार, हमारे पास बड़ा पैसा है, निकालो, राइट। सो ये परेशानी हुई है रेगुलेशन में, बट आई टेक इट एज दिस इज द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि एज वी गो अप द डेवलपमेंट कर्व एज अ कंट्री, ये होना है। देखना देखिए, पड़ेगा आपको। ये ओवरनाइट ऐसे नहीं चेंज होगा, बट चेंज फॉर बेटर, क्योंकि हर आदमी जो पैसा मांग रहा है वो ना, वो खाली केवल पैसे से नहीं जा रहा, वो आपसे इन्फोर्समेंट भी करवा रहा है। क्या थोड़ा बहुत इन्फोर्समेंट करवा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसने कुछ तो निकाला है, उसने बोला ये आप ठीक कर लो, मुझे 50,000 दे दो, पर यहाँ से आगे से आप टैक्स भरना शुरू करो, और जो आप 30% चोरी कर रहे थे अभी 25% होगी, 20% होगी, एंड मोर ये टाइट होता जाएगा, क्योंकि जीएसटी ऐसा स्ट्रक्चर है, क्योंकि अगर आपके इनपुट्स बड़ी कंपनी से आ रहे हैं, जीरोक्स से, एचपी से, उनका तो बिल आना ही है, उस पर आपको जीएसटी मालूम है क्या हो रही है, तो आपको क्रेडिट लेना पड़ेगा। क्रेडिट नहीं भी लो आप, आपको आपकी लागत क्या है उनको मालूम है, खपत क्या है आपको उनको मालूम है, तो कितना थियोरेटिकल आउटपुट होना चाहिए। और नेक्स्ट 20-30 ईयर्स आई सी टैक्स इवेजन विल बी जस्ट लाइक द वेस्ट, खाली बहुत बड़े कुछ लोग करेंगे टैक्स इवेजन, इट विल नॉट बी एज ईजी। और यूपीआई के बाद तो बहुत ही मुश्किल हो गया है टैक्स इवेजन। सो आई एम वेरी होपफुल फॉर इंडिया। आपकी मेरी लाइफ टाइम में हो ना हो अलग बात है। मैंने किसी को बोला था, मैंने कहा यार हमको तो मैंने वो आईएएस ऑफिसर को बोला था, मैंने कहा हमको तो आज इजीनेस चाहिए यार, ठीक है हम काम कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन के लिए तो करेंगे, बट मुझे आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए ना। हमारे मतलब बड़े बड़े नेता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। हाँ, आप बड़े लोगों को तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत है। मेरा तो सवाल ये है, क्या उनको इनकम टैक्स का नोटिस आता है, क्या उनको जीएसटी का नोटिस आता है, क्या भैया इन्होंने 17,000 करोड़ का टैक्स जमा कराया, हाँ। इसमें ये रॉन्ग है, हाँ, हमको तो आएगा। या छोटे व्यापारियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभी नहीं है सर, नहीं, आज बिल्कुल हमको नहीं है। चाहिए। क्या बिल्कुल नहीं है। और आई थिंक यू आर राइट, ये चाहिए, पर जितना और रेगुलेशन आएगा लेवल प्लेइंग फील्ड करने के लिए, राइट, अगर आपको कानून से चलना है, आपको ये सफ़र करना पड़ेगा, राइट। आपको ईज़ ऑफ बिजनेस अभी चाहिए तो पैदा होने से पहले पूछते हैं आप कि भाई मैं अभी पैदा होऊंगा तो मुझे 30 साल की उम्र में ईज़ ऑफ बिजनेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, चलो मैं 200 साल बाद पैदा हो जाता हूँ, तब ले लीजिएगा। अनफॉर्चुनेटली दिस इज व्हाट इट इज़, राइट। द ओनली चॉइस यू हैव टू मेक इज़ आपको गलत काम करना है या नहीं करना है, राइट। मैं जज नहीं कर रहा हूँ कि ये गलत काम सही। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो टैक्स नहीं देते, कुछ ये करते हैं वो करते हैं, जो अलग अलग टाइप्स के फिजिकल बिजनेसेस में हैं। मुझे ये नहीं लगता कि वो चोर है, लगता उनकी फ़िलॉसफी अलग है, मेरी फ़िलॉसफी अलग है, ठीक है, राइट। और काफ़ी लोग हैं जो बहुत पैसा कमा चुके हैं, वो भी टैक्स मैनेज करते हैं, राइट। कंट्री छोड़ देते हैं, कहीं और कंट्री में जाते हैं, टैक्स बचता है, उसको हम टैक्स मैनेजमेंट कहते हैं। यहाँ जो टैक्स कर की चोरी करता है, हम उसको मैं उसको चोर कह रहा हूँ, लेकिन जो सिंगापुर में बैठ के मैनेज कर रहा है, मैं उसे चोर नहीं कर रहा हूँ, और मैनेज कर रहा है। श्योर नहीं सर। मेरा देखो अपना डिस्कशन बहुत अच्छा जा रहा है, बट मैं डिस्कशन में एक लास्ट पॉइंट आपसे पूछना चाहता हूँ। विजय शेखर शर्मा पेटीएम के फाउंडर, उन्होंने एक बात बोली कि मैंने यार गलत बैंकर चूज़ कर लिया, और ये आईपीओ का गेम चल रहा है आजकल बहुत ज़्यादा। आप आईपीओ लॉन्च कर देते तो छोटी छोटी कंपनियां आईपीओ लॉन्च कर रही है, ओवर सब्सक्राइब हो रही है, कुछ कॉस्मेटिक कंपनियां आईपीओ लॉन्च कर रही है, और उसके बाद में उनके देखते हैं तो शेयर डाउन हो रहा है, अल्टीमेटली आदमी फंस रहा है, एंड यूज़र फंस रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या पर्सपेक्टिव है थोड़ा? एक्चुअली मेरे हिसाब से जो मेरी रीडिंग है, सेबी ने बहुत अच्छा काम किया है इन जनरल, राइट। एंड हियर अगेन इज रिलेटेड टू रेगुलेशन, राइट, कि उन्होंने कहा है कि अगर आप आईपीओ कर रहे हो छोटे मार्केट में, तो रिटेल इन्वेस्टर्स ओनली 25% ऑफ द मनी, आई थिंक समथिंग लाइक दैट, कैन कम फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर। इफ यू आर डूइंग इट इन द बिग एक्सचेंज, मेन एक्सचेंज, तो इफ यू लॉस मेकिंग मेन एक्सचेंज में लॉस मेकिंग कंपनी भी जा सकती है आज बड़े एक्सचेंज में,
25% should come from, in which case only 25 should come from retail investor, in which also 50% has to come from very high net worth individuals, right? तो उन्होंने ये एकदम सेफ कर दिया है कि बहुत ही कम रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें पैसा लगाएंगे, इसलिए आप अप्लाई करो, ना के बराबर चांस है आपका कोई पॉपुलर आईपीओ में आपका पर्सनली शेयर लगना, राइट? तो आपको बंदे मिलेंगे नहीं जो गरीब हैं, बोलेंगे मेरा पैसा डूब गया वहाँ, बिकॉज आई डोंट थिंक दे गेट अलॉटमेंट सो ईजिली. मोस्ट ऑफ इट इज इंस्टीट्यूशनल थ्रू म्यूचुअल फंड्स, राइट? दैट्स इन द मेन एक्सचेंज. तो स्मॉल एक्सचेंज वो तो एक बार एक ज़माने में सट्टेबाजी का मैदान था, राइट? एंड बट टुडे वेरी गुड कंपनीज हैव लिस्टेड देयर. आई हैव फ्रेंड्स उस कंपनीज वो प्रॉफिटेबल कंपनीज एंड स्मॉल कंपनीज हु लिस्टेड आउट देयर. पर उसके साथ थोड़ा गंद भी आ गया है, राइट? सट्टेबाजी फिर भी हो रही है, बट दिस इज़ द नेचर ऑफ द मार्केट. मुझे उसमें और ये वीसी वर्ल्ड में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप देखो वैल्यूएशन बड़े हैं, ओके? Difference is that the VC world there's no retail investment, so people are not going to be impacted as much. So I think the SME and the IPO market is an important market. It is important for us entrepreneurs because we don't have an exit hatch otherwise, right? And if you do a good business, आप 150 करोड़ का बिजनेस है, आपका अगर 200, 300, 400 करोड़ का बिजनेस हो, and you say I want to professionalize it, I want to get a professional board, and I want to no longer run it after 50, but I want the company to go on. Right. You need some new investors, right? और आपको VC तो पैसे डालेंगे नहीं, बोलेंगे सर्विस बिजनेस है, इसमें यार क्या पैसे हैं, या तो आपका ऐसा ग्रोथ नहीं होगा. You need sensible investors जो धंधा समझते हैं. That's the good thing about the good IP stock market investor. मैं जाके काफ़ी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर से मैंने बात करी, बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग टू डू आई IPO लेट्स से 2 years फ्रॉम नाउ. वो मेरा प्रॉफिट पूछ रहे थे, मुझे बहुत बढ़िया लगा. मेरा PBT पूछ रहे हैं, पैट पूछ रहे हैं, बहुत बढ़िया लगा. एबिटा तो पूछते ही नहीं है, सेल्स रेवेन्यू की ज़रूरत ही नहीं है, राइट? इट्स ऑलमोस्ट एज इफ आई वाज इन अ रियल वर्ल्ड, राइट? बैंगलोर में ये सब नहीं है. बैंगलोर में ये तुम्हारा ग्रोथ इतना स्लो क्यों है? 18 साल लगा लिए, उससे धंधे का क्या लेना देना, राइट? जो आज का धंधे का नंबर है, व्हाट इज़ दैट गॉट टू डू विथ व्हाट माय ग्रोथ रेट वाज 10 years ago, राइट? बट ऑल दीज थिंग्स कम इन. ये तो एसेट हैवी बिजनेस है, इसमें नहीं होगा. सो ये सब चीज़ें आती हैं, उनके देयर ओन मेंटल मॉडल्स, राइट? जो अपनी जगह ठीक होगा, बट द रियलिटी इज़ दैट इफ़ यू आर प्रॉफिटेबल, यू आर मेकिंग अ पॉजिटिव PBT, you should be investable, you should be able to raise money, which the stock market can help you do, right? So I think I'm seeing more positives than negatives. Negatives तो हर मार्केट में होंगे. ट्रेन की टिकट ब्लैक होती थी एक ज़माने में, राइट? आपको याद होगा कि नहीं होगा, मेरे तो हमारे तो बहुत ब्लैक होती थी. सब लोग बोलते थे ब्लैक में खरीद लेंगे, ट्रेन की टिकट, फिल्म टिकट, सब कुछ, राइट? वो भी मार्केट ही था एक तरह का. बट स्टॉक मार्केट में तो हर्षद मेहता जैसे इतने आए हुए हैं, राइट? आई थिंक केतन पारेख, हर्षद मेहता, there's a long list of scamsters in the main exchange, right? But SEBI has got better and better and better and better at their regulation. There's a good example of regulation working, and it's important. So Correct. आपकी लाइफ की मतलब ऐसी 3 लर्निंग 18 साल की, जिससे मैं भी कुछ सीख सकूँ, बहुत जोरदार चीज़ है. ये ना, ये ज्ञानबाजी तो थोड़ा सी लास्ट कुछ लर्निंग नहीं है, राइट? आई थिंक ये what I think about at this time in my life, I do feel one of the most important things which I wish I knew when I was when I was 25 is what is massively important to ingrain is good health, right? Because हमारी जो जनरेशन है इसके आगे 100 साल तक जिएगी एक्चुअली. आपको एंड दिस नॉट अ गुड न्यूज़ नेसेसरली. आपकी हेल्थ घटिया होगी, लेकिन आप 100 साल तक आपको जिंदा रखोगे. सो वन लर्निंग इज दैट इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग, यू हैव टू keep your mind active, you have to keep your body active. So I think for entrepreneurs, very important. नहीं तो once you hit 40, 45, your health starts going down, right? और आपके पास you need your health then because your mind is the sharpest then. आपने बहुत कुछ सीखा है. You want to work 12 hours a day then at 45. And if you earn, imagine
आपने 30 में at the age of 28, I'm sure all entrepreneurs, we worked 14 hours, 16 hours, 18 hours. Imagine if we can do that with experience of 20 years to do that, right? So I think that I feel ये लंबा रेस है. It's a marathon. ये तो आप yeah, that is my that's my important learning out there. And if that's one thing which I can say is an original learning. बाकी सब तो मैंने दूसरों से ही सीखा यार. ये भी दूसरों से ही सीखा होगा, याद नहीं किसने मुझे क्या कहा, but everything else is a borrowed learning. I think in business the learning has been more of it's been more of philosophy that business is part of society. So ये घमंड के मैंने यह बिजनेस शुरू किया है, right? It just is really silly, right? You have to you only put in hard work, this thing, and you should credit yourself for doing business. But to think that ये सब कुछ मैंने ही अकेले किया है is मतलब आपको पता ही नहीं क्या है, right? क्या that's it. Sorry, आपको बहुत बोर किया मैंने आज. नहीं सर, तो इसी बात पे ना, मतलब जो आप बात बोल रहे हो ना, उसी बात पे मैंने भी एक बुक लिख दी है. हाँ, उस बुक का नाम है योर कंपनी इज गोइंग टू शट डाउन. आपकी कंपनी का अंत होना तय है. तो जो आप बोल रहे हो ना कि ये मैंने ही किया है, हैव रिटन इट वेरी ब्यूटीफुली. आप उसको पढ़ना, अगर मैं आपको दूंगा तो इफ यू गेट अ चांस. You know, I definitely will. In fact, this is a lesson which I've picked up from a book and I use it at work called pre-mortem. Pre-mortem is post-mortem का उल्टा. कि आपको ये डिसाइड करना है, कोई डिसीजन हम कोई इंपॉर्टेंट लेते हैं तो उसका हम मीटिंग में हम लोग प्री-मॉर्टम करते हैं कि आप समझो ये डिसीजन गलत हो गया. अभी सब बैठे हैं, क्रिएटिव दिमाग लगाओ, क्या क्या गलत हो सकता है. और बहुत जूस निकलता है, क्रिएटिव जूस है. वो नेगेटिव सोचते हैं ना, बहुत सोच सकते हैं. एंड देन नाउ वर्क बैकवर्ड्स. हाउ डू यू अवॉइड इट, राइट? सो आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन द वे यू अप्रोच दिस प्रॉब्लम. फैंटास्टिक. यार अभिषेक, मुझसे एक बिजनेस मुश्किल से संभल रहा है, वो भी नहीं संभलता. तुमने 5 पाल रखे हैं. जरा इसके पीछे का राज बताओ यार. कैसे करते हो आप? तो सर देखो, मेरी स्ट्रेटजी ये थी इसके अंदर कि जैसे मैंने एक कंपनी बनाई, मुझे नहीं पता उसका मार्केट कैसा जाएगा. मैं मार्केट से डायनेमिक्स नहीं पता लगा सकता कि मार्केट बहुत अच्छा जाने वाला है, इसी साल बहुत अच्छा जाएगा, अगले साल भी बहुत अच्छा जाएगा. तो व्हाट आई थॉट, मैंने बहुत सारे क्लाइंट को रीच आउट किया, तो क्लाइंट का रिस्पॉन्स आने में बहुत टाइम लग रहा था. तो मैंने बोला यार इस टाइम पे क्या करूँ मैं, क्योंकि मैं B2B बिजनेस में हूँ. तो मैंने सोचा यार अब मैं तो फ्री बैठ गया ना, मैं कितने लोगों को रीच आउट करूँगा, 100 200 500 1000 कितना टीम बना लूँगा, नहीं हो पाएगा ऐसा. तो मैंने सोचा कि स्मॉल टीम बनाता हूँ 4 लोगों की. पहले मेरे खुद का, फिर जो क्लाइंट का रिस्पॉन्स आएगा तो हम बात करेंगे, उनको पिच करेंगे. मीनवाइल मैं सोचा टाइम बहुत बचा है मेरे पास, तब इस टाइम में क्या दिया जाए. तो इस टाइम में मैंने सोचा नया कॉन्सेप्ट लॉन्च करते हैं. वो मैंने नया कॉन्सेप्ट लॉन्च कर दिया. उसके लिए मैंने एक हेड बनाया. मैंने कहा तू इस बिज़नेस को हैंडल करेगा, तू इसको समझ बात को, मैं तेरे को समझाता हूँ. और मैंने कभी भी बहुत एक्सपीरियंस लोग हायर नहीं किए, मैंने सब फ्रेशर हायर किए, फ्रेश माइंड. मैंने उनको बोला कि देखिए बिजनेस ऐसे रन होगा, ऐसे ऐसे अपन को करना है, करना तेरे को समझा मैं दूंगा, सारे चैलेंजेस ऑपरेशन सब तेरे को हैंडल करना है. तो उसको भी मज़ा आने लगा कि यार मेरे को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली. तो वो जो फ्री टाइम मेरे को मिला, अब मेरा दूसरा बिजनेस भी B2B, मैंने कहा अभी भी फ्री टाइम मिल रहा है, अभी भी मैं कितने क्लाइंट को रीच आउट कर लूँगा. और सब तो मेरे लिए नहीं बैठे कि अभिषेक आज तेने कुछ स्टार्ट किया, लो आज हम कर लेते. फिर फ्री टाइम मिला, फिर मैंने 3rd बिजनेस स्टार्ट किया, फिर मुझे फ्री टाइम मिला, मैंने 4th स्टार्ट किया. और ऐसे मैंने एक बिजनेस हेड्स बनाना चालू किया. मैंने कहा देख तेरे को हैंडल करना है, फंड मैं करूँगा, पैसा मैं जुटाऊँगा, करना कैसे, गलती तेरी कुछ नहीं होगी. फिर धीरे धीरे मैंने उनको ट्रेन किया, अब तुम गलतियाँ भी करो. तो ऐसे मैंने 3 साल में 5 बिजनेस स्टार्ट कर दिए थे. तो अभिषेक, जब उस बिजनेस में कुछ नहीं चल रहा हो, राइट, आपको कैसे पता लगता है कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी की गलती है, मार्केट की प्रॉब्लम है, मार्केट ही ऐसा है, या ये एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम है, वो बंदा ही शायद गलत होगा? मैं बहुत सारे क्लाइंट को रीच आउट करता हूँ, बात करता हूँ. मतलब जैसे मान लो ऐसा करते हैं कि आप 1000 लोगों से बात नहीं कर सकते, पर 100 लोगों तो कर सकते हो. एक टाइम डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि टाइम फ्रेम होना बहुत ज़रूरी है. एलन मस्क ने भी एक बात बोली सर कि आप एक घर को साफ़ करने के लिए 1 साल भी ले सकते हो और 30 दिन भी ले सकते हो. आपको डिसाइड करना टाइम फ्रेम कि कितने टाइम में वो करना है. तो मैंने वो टाइम डिसाइड किया कि यार मैं 3 महीने में देखूंगा कि इतने क्लाइंट को रीच आउट करूँगा, इतने लोगों से बात करूँगा और एकदम राइट प्रॉस्पेक्ट से बात करूँगा. पहले तो हम प्रॉस्पेक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं कि यार आपको मैं क्या बात कर सकता हूँ, आपसे मैं क्या बिजनेस कर सकता हूँ. मेरे दिमाग में मैं क्लियर रखता हूँ पहले कि यू आर ए राइट प्रॉस्पेक्ट फॉर मी नॉट. अगर आपका रेस्पॉन्स आ गया, टाइमली आ रहा है, तो मैं समझ जाऊँगा ये चलेगा. अगर आपका रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार क्या बात कर रहा है, तो मैं उसको स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी इतना इनोवेशन में जाना नहीं है. यार ये बहुत सही पॉइंट है जिसको
इस वीसी दुनिया में, स्टार्टअप दुनिया में लोग प्रोडक्ट मार्केट फिट बोलते हैं, तो आप अपना पीएमएफ प्रोडक्ट मार्केट फिट बहुत जल्दी क्विकली ट्राई करते हो, एंड दैट्स आई थिंक एंड टाइम बाउंड, राइट, एंड दैट इज़ वेरी गुड. आई थिंक दैट्स अ अमेजिंग लर्निंग. और ये बिकॉज आई वॉज वंडरिंग दैट ये जब पीएमएफ नहीं चल रहा हो आपका, इसमें मैं ज़रा वापस डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो 2-3 क्वेश्चन मैं इसी में पूछ रहा था कि नहीं हो रहा है. ये 3 महीने दिए, इन क्लाइंट्स को दिए, सब कुछ दिए, मैंने किसी को लगा भी दिया. अभी हाउ डू यू नो एंड हाउ डू यू गो एंड वैलिडेट कि इसका एग्जीक्यूशन गलत है जिस तरह एग्जीक्यूट कर रहा है, या क्लाइंट्स गलत है, या मेरी अपॉर्चुनिटी गलत है? तो पहले मैं खुद करूँगा सर. वेरी गुड. सो यू गो एंड वैलिडेट द अपॉर्चुनिटी योरसेल्फ. राइट, मैं खुद करूँगा, मैं खुद बात करूँगा, मैं खुद क्लाइंट का पर्सपेक्टिव समझूंगा कि यार ये वैलिड है ही नहीं है. मैंने नया बिजनेस लॉन्च किया जस्ट, टीपी के द पावरफुल किचन. मुझे लग रहा है कि मार्केट में डिमांड है कि जहाँ पे फूड प्रोवाइड करना है. जैसे मान लो आपके पास बहुत सारे ब्लू कॉलर एम्प्लॉई है. मैं चाहता हूँ, मेरा ये सपना है कि हर ब्लू कॉलर एम्प्लॉय को तो एटलीस्ट फाउंडर को खाना खिलाना चाहिए. अगर वो उसको खाना खिला देगा तो एक तो रिटेंशन बहुत बढ़ेगा, उसके माइंड में रहेगा कि यार मेरा बॉस को खाना भी देता है. या तो ये मेरा थॉट था. तो मैंने स्टार्ट किया. तो मैंने डायरेक्टली किसी को नहीं बोल दिया कि यार भाई आप जाओ बात करो, पता करो कि ये इंटरेस्टेड है. नहीं, आपने पहले खुद मैंने बात वैलिडेट किया. मैंने आपसे बात किया, 4 लोगों से बात किया, 15 लोगों से बात किया. आर यू इंटरेस्टेड? पूरा फूड टेस्टिंग करेंगे, विषय उसके बाद डिसाइड करेंगे. आप यहाँ तक पहुँच गए, यार यू वांट टू टेस्ट द फूड, इसका मतलब आपको इंटरेस्टेड हो. राइट, वेरी गुड. आई थिंक दिस इज समथिंग फॉर मी टू लर्न कि अगर मैं अपने बिजनेस में भी जब इनोवेशन करूं, और जब हम करते हैं, आई शुड इंश्योर दैट आई माई सेल्फ एम वैलिडेटिंग द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा वैल्यू एड वही है. राइट, सबसे ज़्यादा वही. उसके बाद तो कोई काम नहीं. अंडरस्टैंडिंग द अपॉर्चुनिटी. एग्जीक्यूशन मुझसे बढ़िया, ज़्यादा बढ़िया राइट, लोग हैं. एब्सोल्युटली राइट. राइट, फैंटास्टिक. ना, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट. उसमें ही आपने 2-3 चीज़ें बता दी आउट हियर. टेल मी, आप सही में बिजनेस करना चाहते थे? अगर आपको कोई ऑफर आता कि बस आप मेरे टीवी शो का होस्ट बन जाओ, क्या आप उसको ले लेते हो? ऑफर उस टाइम, डू यू सी अ लाइफ वेर यू सी योर सेल्फ एज अ होस्ट ऑफ अ टीवी शो? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था सर होस्ट बनने का. तो ये लाइफ में ये ऐसी चीज़ आई है कि मुझे अपने बिजनेस के लिए करना पड़ा. आई वॉज नेवर थॉट कि मुझे एक होस्ट बनना है या फिर मैं एक पॉडकास्ट चैनल रन करूँगा. ये बिज़नेस की नीड बनी. बिज़नेस की नीड क्या बनी कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कैसे मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात कैसे पहुँचाएंगे. अच्छा, अभी उसमें परिस्थिति बनी कि पॉडकास्ट चल रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं. अच्छा, परिस्थिति बनी, मेरे को फाउंडर ने मेरे को बोला, अभिषेक आप बहुत अच्छा बात करते हो, आप में थोड़ा सेंस है, आप बात कर सकते हो किसी भी आदमी से. मैंने बोला यार मेरे को नहीं पता, मैं कर सकता हूँ क्या? उसने बोला हाँ बढ़िया सेल्समैन हो आप, कर सकते हो. तो उसने मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखाई. मैंने बोला परिस्थिति बनी, मैं उस पर जंप इन किया, चीज़ें बेहतर होती गई. अब फिर हमने चेक किया क्या हमको इससे फ़ायदा हो रहा है, क्या हम ऐसे ही कर रहे हैं क्या? मतलब एक तो मन की खुशी, तो चलो ठीक है सर, मन की खुशी तो करेंगे, बट फ़ायदा क्या हो रहा है अभी, राइट? तो हमको लगा बिज़नेस बढ़ने लग गया. इससे बिज़नेस बढ़ने लग गया तो आई थॉट कि ये हमको ये कंटिन्यू करना है. और फिर मुझे होस्ट नहीं बनना था, वो बिज़नेस की परिस्थितियों ने बनाया, और अब नाउ आई एम कंफर्टेबल टू डूइंग इट. राइट, राइट. बहुत बढ़िया. आई थिंक दैट्स अ नेसेसिटी ने आपको वहाँ तक पहुँचाया, और आपको फिर काबिलियत ये आपके पास थी, लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं था. राइट, मैं ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था कुछ भी कि यार मेरे को थोपना ही है. नहीं, आई डोंट वांट टू डू दैट. Fantastic. One of my long-standing desires has to been to have a podcast where I'm interviewing people who done something interesting, right? And I just never got around to doing it, right? So I really compliment you कि आपने ये किया है, right? आपसे मुझे एक आध और सवाल पूछने थे कि आपने इतना रैपिडली एक्सपेंड किया, right? उसके लिए सिस्टम्स, प्रोसेसेस, बिकॉज जब पर एक तो बताइए, रैपिड एक्सपेंशन आपने कैसे मैनेज किया, बोथ फ्रॉम पीपल पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्राइमरली फ्रॉम पीपल पॉइंट ऑफ व्यू. एंड आई थिंक टू एन एक्सटेंड आपने वो आंसर एक तरह से किया था, बट व्हेन यू एल्यूडेड टू इंडिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंट चार्ज, बट फ्रॉम पीपल एज वेल एज प्रोसेस, आपने प्रोसेस पे भी कुछ ध्यान दिया या पीपल पे ज़्यादा ध्यान दिया? सर वही बिजनेस में 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, लोग और प्रोसेस. मैंने दोनों पे 100% फोकस किया. पर पहला मेरा फोकस था कि पैसा कैसे आएगा कंपनी. लोग भी बाद में है, प्रोसेस भी बाद में है,
पहले पैसा कहाँ से आएगा, मुझे कौन पैसा देगा। मेरा सबसे पहला फोकस था कि मेरे को यहाँ से पैसा आएगा। पैसा इन किया, लोगों को डाला, प्रोसेस बनाया। पैसा इन किया, लोगों को बनाया, प्रोसेस बनाया। फैंटास्टिक। अगर पैसा नहीं आएगा तो मैं कितना ही प्रोसेस बना लूँ सर, मैं कितने ही लोगों को ट्रेन कर लूँ, एज ए बूट स्ट्रैप कंपनी मैं कभी सर्वाइव नहीं कर सकता और कोई भी नहीं कर पाएगा। अब दूसरा पॉइंट आता है, अब जिनके पास बहुत पैसा आ गया, क्या वो कंपनी बना पा रहे? नहीं, वो भी नहीं बना पा रहे। वहाँ पे मोटिवेशन फैक्टर बहुत आना चाहिए कि आपको क्या चीज़ ड्राइव कर रही है, क्यों करना चाह रहे हो आप, क्यों बनानी 10 करोड़ की कंपनी, 100 करोड़ की कंपनी, 500 करोड़ की कंपनी। एक मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने मेरे को फाउंडर से फाइट किया था। मैंने बोला था कि डिसिप्लिन और मोटिवेशन में अगर फाइट होगा तो कौन जीतेगा? वो बोला डिसिप्लिन। मैंने कहा नहीं, तो कितना ही डिसिप्लिन हो जा, पर तू तेरी ज़िंदगी में गाड़ी नहीं खरीद पाएगा। जिस दिन तेरे को मोटिवेशन आएगा गाड़ी खरीदेगा, उस दिन तू खरीदेगा। The very important मोटिवेशन point. ऑलवेज विन। So, which brings me to my last question on saying, what is your motivation? सर मेरा मोटिवेशन है, मुझे 1 करोड़ लोगों को नौकरी देना है। वाह, मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना रखी, मुझे 1 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, कैसे भी करके, किसी भी तरीके से दूँ, चाहे मेरे को गवर्नमेंट से फाइट करना पड़े, उससे फाइट करना पड़े, क्या ही करना पड़े। दिस इज़ ए वन लाइन मोटिवेशन। अब उसके साथ मर जाए, बात खत्म। वाह। And to get there, what is your one step in the way? काफ़ी पड़ाव आएंगे, उसमें एक पड़ाव कौन सा होगा जो आप सोचते? सबसे पहला पड़ाव है मेरी कंपनी के ऐसे प्रोसेस बनाना राइट नाउ, जो मैं बना चुका हूँ अभी, विदाउट माई अभी कंपनी सस्टेन हो जाए। आज मैं नहीं हूँ कंपनी में, ये लोग कंपनी चला ले और ये मेरे मोटिवेशन को पूरा कर दे। तो वो मैंने पड़ाव अभी पूरा कर लिया है। फैंटास्टिक, सुपर। सर 18 ईयर आपने एक ही बिजनेस किया, मतलब बोर नहीं हुआ आप उसमें? बोर तो नहीं हुआ, डेफिनेटली नहीं हुआ यार। राइट, आई थिंक मैंने जर्नी शुरू की थी, आई थॉट 5 साल बिजनेस करेंगे। आई केम बैक टू इंडिया एक्चुअली विद द इंटेंशन के 5 साल बिजनेस करेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट में घुसेंगे। वो बिजनेस क्यों करना है? सो दैट आई डोंट हैव टू वरी अबाउट मनी व्हेन आई एम इन द गवर्नमेंट। राइट, गवर्नमेंट में कैसे घुसेंगे? या तो हम there were a lot of private openings coming up that time, special officer on special duty openings coming up, or through a political party, right? So वो हमारी नादानी थी कि 5 साल में सब कुछ चल जाएगा। बट या, सो आई थिंक 18 साल में बोर नहीं हुए, फ्रस्ट्रेट काफ़ी बार हुए हैं, राइट, बट बोर नहीं हुए। सर एक फाउंडर को एक सेल्समैन होना बहुत ज़रूरी है। मैं भी एक सेल्समैन था, उसके बाद फाउंडर बना। अगर कंपनी में अगर सेल्स नहीं ड्राइव करेगा तो कभी भी शायद सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। आपका क्या पर्सपेक्टिव है, होना ज़रूरी है? Absolutely, but I don't use the word sales, right? A great salesperson, जो सेल्स में बहुत अच्छा है, वो अपने कस्टमर को अच्छी तरह जानता है। लोगों का जनरल इंप्रेशन ये होता है कि वो सेल्स में बहुत बढ़िया है, वो बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करता है। That's not sales. मतलब आप एक बार किसी को कुछ चिपका के चले जाओगे, राइट? सेल्स इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर। जैसे आप जब अपने बिजनेस की बात कर रहे थे, आप नए बिजनेसेस की बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि इतनी मैं कस्टमर से खुद बात करता था, इतना टाइम एलोकेट करता था या कि सक्सेस होगा ही नहीं। यू आर अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर एंड दैट इज सेल्स, राइट? एंड क्लोजिंग द नीड व्हाट द कस्टमर हैज़, व्हाट यू हैव टू ऑफर इज सेल्स। इट्स अ प्रोसेस। सो आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट, सेल्स होना ज़रूरी है, बट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड सेल्स इज़ नॉट स्मार्ट टॉकिंग, सेल्स इज़ अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर। राइट। सर एक फाउंडर को कहाँ पर पैसा स्पेंड नहीं करना चाहिए? अरे लंबी लिस्ट है जहाँ नहीं करना चाहिए, राइट? जहाँ से पैसा नहीं बन रहा है वहाँ नहीं स्पेंड करना चाहिए। आई थिंक सिंपल क्वेश्चन है इज़ कैन आई स्पेंड द मनी विच विल इम्पैक्ट माई कस्टमर्स इमीजिएटली? कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसा है? अगर if this money spent is not impacting my customer, I can't see this impact the customer in the next 1 month, right? क्योंकि कभी कुछ इन्वेस्टमेंट आगे करने पड़ते हैं, पीछे करने पड़ते हैं, एंड एक्सपीरियंस ऑफ द कस्टमर, प्रोडक्ट क्वालिटी जो भी हो विद इन द 1 मंथ इन जनरल थंब रूल है, बाकी सब बेकार है, राइट? You might spend on a bonus on employees, motivation might help customer satisfaction right away, right? On a employee reward program for something, आप ये कर सकते हैं, that's right, it's impacting customers, but ये जो spending on anything around that, this does not make sense, right? राइट। एक बड़ा बिजनेस और लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाने के लिए क्या एडवाइस है आपकी मेरे लिए? यार मैं
खुद की एडवाइस ढूंढ रहा हूँ, मैं खुद ज्ञान ढूंढ रहा हूँ, आपको कहाँ एडवाइस दूंगा, बट आई थिंक फिर भी सर मतलब आई थिंक यू सीम टू आप बी मेरे डूइंग इंस्पिरेशन तो पता है, Yeah. मैं आप विश्वास नहीं करोगे साहब, मैं मेरे फाउंडर को बोलता था मेरा क्या पिंटो बिजनेस करता है गजब, हमें आपके यहाँ से बहुत बिजनेस किया है, थैंक यू वेरी मच। मतलब बहुत आप देखोगे अगर मैं लेजर चेक कर लोगे तो बड़ा आपको लगे और यार बड़ा बिजनेस किया रहा तो बोलता था मैंने कहा बेस्ट बिजनेस है, मेरे को सबसे बढ़िया लगता है ये। सो आई थिंक लॉन्ग टर्म मैंने काफ़ी गलतियाँ करी हैं। आई थिंक लॉन्ग टर्म द वन थिंग आई स्टार्टेड गेटिंग राइट वाज दैट वी स्टार्टेड सीइंग दैट वी स्टार्टेड कोडिफाइंग अ कल्चर। जो हमारा कल्चर है राइट, जो अपने फाउंडर्स बनते हैं, वो कल्चर एक बार हमें लग गया और प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया। पैसा तो कमाना है, एक बार प्रॉफिटेबल बिजनेस लग गया, कल्चर हमें लगता है कि चलता रहेगा, ये तो होगा ही, हम हैं यहाँ तो होते रहेगा। बट नो, एज सून एज योर बिजनेस गोज बियॉन्ड 100 पीपल, आप नाम नहीं याद रख पाओगे सब, ले रहता है आप सबसे बात नहीं कर पाओगे, आपका कल्चर डाइल्यूट होते रहेगा क्योंकि लोग आएंगे जाएंगे सब कुछ। सो आई थिंक द पैसा कमाना है, ये फिनेंस विल सी टू इट, दैट इज़ वन। कैसे पैसा कमाना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द हाउ is very important. And so you can make money by reducing prices, which is good. You can make money by giving great customer service, which is good. You can give money by making it super fast, which is good, right? There are different ways, but you need to be clear how you're making money and just focus on that. Wherever we've diverted, कि लो कॉस्ट बिजनेस में चले गए, लो प्राइस मार्जिन में चले गए, वी रियलाइज ये हमारी, दिस इज नॉट अ गेम वी नो हाउ टू प्ले. सो स्टिक टू व्हाट इज वर्किंग एंड बिल्ड अपॉन दैट rather than getting tempted by certain things. हमने काफ़ी गलतियाँ करी, but after some time we got certain things right, that we say no to business which does not fall under our core strengths. Right. Thank you so much, sir. Thank you so much for coming in this show and valuable insights. मतलब काफ़ी कम एंटरप्रेन्योर मिलते हैं जिनको एक डीप रूटेड नॉलेज होता है. अगर मैं बोल रहा हूँ तो दैट मीन्स आई एम रियली सेइंग इट. Thank you very much. Thanks a lot. You know, I've been called मुझे लोग बुढ़ा अलग अलग चीज़ों में बुलाए, अलग अलग तरीक़ों से बुलाते हैं. आज मैंने नया तरीका सीखा. Thank you so much, sir.